The Teachers Show. The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो। नमस्कार, द टीचर शो के एपिसोड 176 में आपका स्वागत है। मित्रों, आज एक बार फिर इस कोरोना के चरम काल में, इस चरम दुर्भाग्यशाली समय में हम फिर आपसे मुखातिब हैं, लेकिन हम हमेशा की तरह एक नए सरकारी और असरकारी टीचर्स हमारे साथ इस शो में जुड़ रहे हैं। और साथ में हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से CCRT के पूर्व निदेशक और इस शो के एक्सपर्ट आदरणीय गिरीश चंद्र जोशी जी हैं, और नैनीताल से हेमंत बिष्ट जी हैं। साथ में हैं दिल्ली से मंजीत सिंह शेखावत जी, जो कि खेलों के शिक्षक हैं। और हम सब जानते हैं कि कोरोना काल में खेलों का, व्यायाम का क्या महत्व है। पूरी दुनिया जो है आज उस जीवन शैली की ओर लौट रही है जिसे हम वर्षों पहले छोड़ चुके हैं। तो हम हमारे आज के मेहमान शेखावत साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शेखावत साहब विशेष रूप से पानी से जुड़े खेलों, हिंदी में जिसे कहते हैं, अंग्रेजी में बड़ा अच्छा लगता है कहते हैं वाटर स्पोर्ट्स, लेकिन हिंदी में उसके लिए क्या कहेंगे मुझे ठीक सा शब्द नहीं मिला, तो मैं कह रहा हूँ कि पानी से जल क्रीड़ा। हेमंता ने बिल्कुल सही बात की। तो हेमंता, मैं चाहूंगा आप सर का स्वागत करें, मंजीत सर का, और जोशी सर का सवाल मैं तब तक स्क्रीन पर ला रहा हूँ आज का सवाल, और जोशी सर उस सवाल को पूछेंगे। हेमंता जी, डॉक्टर भट्ट जी, और एक बार फिर से मैं श्रद्धेय श्री JC जोशी जी को प्रणाम करता हूं, और अपने आज के मेहमान श्री शेखावत जी, जिनके प्रतिभा के हम सभी लोग कायल रहे हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन। और डॉक्टर भट्ट जी भी, शेखावत सर हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। यूनिवर्सिटी के ज़माने में बहुत सारे खेल इन्होंने खेले हैं, नाटक वाले हैं, और हॉकी के बहुत अच्छी खिलाड़ी के रूप में हम इनको जानते थे। और कुछ ही देर में बहुगुणा सर भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो मैं सबसे पहले अपने सभी श्रोताओं का, जिनका आशीर्वाद हमें मिलता है, उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए, इससे पहले कि शेखावत जी से हमारी बात प्रारंभ हो, इससे प्रश्न के विषय में हम लोग बातचीत करते हैं, क्योंकि प्रश्न फ्लैश कर दिया गया है आपकी स्क्रीन पर। और प्रश्न के लिए मैं आदरणीय JC जोशी सर को आमंत्रित करता हूँ। नहीं, वो प्रश्न तो भट्ट जी पढ़ सकते हैं। बहुत साधारण सा प्रश्न है। भारत में चित्रकलाओं की कई परंपराएं हैं। मैं जानना ही चाहता था कि उनमें से एक चित्रकला ऐसी है जिसमें नेचुरल पिगमेंट्स को यूज किया जाता था। वो कला पहचानी नहीं गई। उस क्षेत्र विशेष के कलाकारों ने एक भगीरथी प्रयास किया और एक कोशिश की कि वो उस कला को एक विश्व सम्मान दिला सके। और
एक बार तो ऐसा हुआ कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी उस क्षेत्र विशेष में दौरा कर रही थी और वहां से उन्होंने उस कला को बहुत प्रश्रय दिया। लेकिन 2012 में कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने कलाकारों ने उस क्षेत्र विशेष से गुजरने वाले मार्ग पर इस कला का एक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और वो प्रदर्शन पूरे देश का लुभाया। दिन रातों रातों 24 कौन सा मार्ग अपनाया, ये जानना चाहते हैं कि किस क्या माध्यम बात। के अपनाते कला के प्रति एक किया। एक बहुत प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार एक परंपरा। जी भट्ट जी, एक बार आप प्रश्न को पढ़ भी दीजिएगा हमारे श्रोताओं, हमारे दर्शकों के लिए, तो एज इट इज पढ़ भी दीजिएगा। जी भट्ट जी। जी धन्यवाद सर। मैं सवाल फिर से पढ़ देता हूँ क्योंकि मुझे बीच में सर की आवाज़ कुछ कट के आ रही थी, शायद कुछ दिक्कत थी नेटवर्क में मुझे लग रहा है। जी तो मैं सवाल को फिर से दोहराना चाहूँगा आप सबके लिए कि आज का सवाल जो है वो है कि भारतीय भारतीय चित्रकला का एक प्रकार जिसमें प्राकृतिक पिगमेंट्स का प्रयोग किया जाता है, लगभग 2012 में इस क्षेत्र विशेष के कलाकारों ने किस कलर को संरक्षित करने के लिए एक ऐसा भागीरथ प्रयास किया तथा इसे इस कला को एक मार्ग से भी जोड़ दिया जिससे यह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गई। इन कलाकारों ने किस माध्यम का प्रयोग कर यह चेतना जगाई, है आज का सवाल है। और इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब देने वालों को आप जानते हैं माय ऑप्टिकल्स की ओर से बहुत खूबसूरत सा धूप का चश्मा सन गॉगल पुरस्कार के रूप में उनके घर भेजा जाता है। तो जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए और आज का चश्मा जीतिए। तो हेमंदा, हम फिर से, हमारे बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं, दीक्षा जोशी मैडम है, रूपा बिष्ट मैडम है और बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, इस शो को देख रहे हैं। उनके कमेंट्स हम थोड़ी देर में लेंगे। लेकिन एक आजकल एक जोक सोशल मीडिया में काफ़ी चल रहा है कि जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत कलश निकला, तो अमृत के लिए देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ और जब देवताओं ने और दैत्यों ने अपने आपसी संघर्ष के बाद जब वो घड़ा खाली हुआ अमृत का, तो एक टीचर को दे दिया गया, सरकारी टीचर को, कि भैया इसको किनारे रख दो। तो लोगों ने ये सोचा कि ये जो है सारा टीचर अमृत पी गए हैं, इसलिए उनकी जगह जगह कोरोना में ड्यूटी लगा दी गई, बिना उनको पीपीई किट दिए, बिना उनको टीके लगाए हुए, कि वो अमर हैं। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की खबर है कि आज लगातार हमारे बीच से, हर जिले से, हर प्रांत से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि ड्यूटी में संक्रमित होने के बाद शिक्षक लगातार अपनी जिंदगियां खो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का मैं देख रहा था कहीं कि 700-800 शिक्षकों के साथ दुर्घटना हुई है। तो हम उन सब के को इस शो के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को ईश्वर अपने श्री चरणों पर स्थान दे और उनके परिजनों को इस महान दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और आशा करते हैं कि जल्दी ये जो काला समय है ख़त्म होगा और हम फिर से एक बार पुराने दौर में पहुंचेंगे। तो शेखावत सर, हमारे शो की परंपरा है, हेमंदा जानते हैं, जोशी सर भी जानते हैं कि हमारे जो मेहमान हैं वो अपना परिचय देते हैं। आपकी बाल्यावस्था से लेकर यहाँ तक का हम आपका सफ़र जानना चाहेंगे और उसके बाद हम आपसे बातचीत आगे बढ़ाएंगे। सर शेखावत सर, इस बीच हमारे साथ बोगुणा जी भी जुड़ गए हैं। बोगुणा जी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम साहब, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क स्लो था। जी कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। तो हम शेखावत सर से उनका परिचय जानते हैं सर, फिर आप उनसे मुखातिब होइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर भट्ट साहब और प्रोफेसर हेमंत और बहुगुणा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को टीचर शो में जोड़ने के लिए और हृदय से आप सभी का अभिनंदन। मैं मनजीत सिंह शेखावत दिल्ली में निवास करता हूं और पिछले 2 साल से मैं गवर्नमेंट स्कूल में वर्क कर रहा हूं और मेरी जो स्पेशलाइज है वो वाटर स्पोर्ट्स कैनोइंग में है और मैं यहाँ पर एज ए फिजिकल टीचर वर्क कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, टीजीटी। और अगर मैं अपना परिचय दूं तो बचपन मेरा, जो मैं बोर्न हुआ था वो राजस्थान में हुआ था, जयपुर जिले से मैं बिलोंग करता हूँ, शेखावाटी से।
और जन्म वहाँ हुआ था, लेकिन पढ़ाई मेरी दिल्ली में हुई थी। और सीबीएसई बोर्ड में मैंने 12th तक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करी है। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करी है सत्यवती कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, हिस्ट्री ऑनर्स में। उसके बाद मैंने फिजिकल एजुकेशन के लिए बीपीएड करी, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से करी थी। क्योंकि जो हमारा गेम है वाटर स्पोर्ट्स, तो मेरी स्पेशलाइज उसमें थी। तो हमारे दिल्ली में ये गेम है नहीं एक्चुअली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो पंजाब से मैंने अपनी बीपीएड करी। एमपीएड मैंने मास्टर्स जो करी है वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से करी है। और योगा में मैंने उत्तराखंड संस्कृत महाविश्वविद्यालय से डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा भी किया हुआ है। और पिछले 2 साल से मैं एज ए फिजिकल टीचर दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में वर्क कर रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्कूल के अलावा जो मेरा वर्क है, मैं कैनोइंग कयाकिंग एसोसिएशन में एज ए सेक्रेटरी हूँ। इसी 2 महीने पहले मेरे को अपॉइंट किया गया है दिल्ली, पूरे दिल्ली का एज ए सेक्रेटरी वाटर स्पोर्ट्स में। और सोने विहार के अंदर हम एक वाटर स्पोर्ट्स का क्लब भी चलाते हैं। आप सभी को सुनकर हैरानी होगी कि जिस यमुना को हम सभी गंदा नाला सोचते हैं, उस नाले को नहीं, उस यमुना में हम कैनोइंग करते हैं। और जहां पर हम कैनोइंग करते हैं वो पानी पीने लायक है, और हम सभी भी पीते हैं, और वो सप्लाई भी हमारे पूरे एरिया में वही पानी होता है। तो जो यमुना को दिखाया जाता है टीवी में, न्यूज में, तो उससे कई गुना बढ़िया पानी है। जो वजीराबाद बैराज है उसमें 2 साइड है। अगर वजीराबाद के आगे हम जाते हैं तो गंदा पानी नाला मिलता है, और वजीराबाद बैराज से पहले अगर हम देखें तो स्वच्छ और साफ पानी होता है। तो एडवेंचरस गेम है कैनोइंग, कयाकिंग और रोइंग, जो कि हम कराते हैं। और मैं पिछले 10 सालों से इस गेम से जुड़ा हुआ हूँ। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं एज ए कोच 2 बार मैं टीम लेके गया था, और दिल्ली की टीम भी मैं एज ए कोच हमेशा मैं ही लेके जाता हूँ। लेकिन हाल फिलहाल जो मेरे को वर्क दिया है इंडियन कैनोइंग कयाकिंग एसोसिएशन ने, मेरे को एज ए सेक्रेटरी बना दिया है दिल्ली का। तो अब मैं वाटर स्पोर्ट्स को ग्रो करने के लिए वर्क कर रहा हूँ जी। सर ये तो ठीक है, लेकिन आप ये कयाकिंग कैनोइंग का एडवेंचर तो ठीक है, लेकिन ये यमुना का पानी पीने का एडवेंचर आप कैसे कर ले रहे हैं? सर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मेरे साथ एनआईएस का करने गया था केरला। तो वहां मेरे से नेताजी सुभाष के जो डीजी आए हुए थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने कैनोइंग कहाँ पे करी। तो मैंने उनको बताया कि यमुना रिवर में हमारा क्लब है, सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब के नाम से मैंने रजिस्टर्ड कराया हुआ है, और मैं वही करता था। बेसिकली हमें बीएसएफ की जो टीम है वो कराती थी, उसमें जो कोच थे संजय बेनीवाल, वो हमें ट्रेनिंग देते थे। तो उन्होंने जब सुना तो वो अचंभित रह गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में तो क्लब हो ही नहीं सकता, वहां तो नाला है। मैंने कहा आप हमारे साथ चलिए, हमारे साथ में इंडिया रोइंग एसोसिएशन के जो राज राइफल की जो टीम है वो भी हमारे साथ खेलती है, बीएसएफ हमारे साथ में खेलती है, और हम जो सिविल बच्चे हैं हम भी वही प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने उनको उस टाइम वो वीडियो दिखाई, और मैंने आपको भी शेयर करा है। सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब का एक पेज है, और हाँ हमारा फेसबुक पे भी पेज है, और यूट्यूब पे चैनल है। अगर आप उसमें देखेंगे तो हमारी काफी सारी वीडियोस हैं। हमने नेशनल भी यहाँ पे कराया हुआ है, जिसके अंदर 28 स्टेट आए हैं, सर्विसेज और इंडियन पुलिस सभी यहाँ पर आके कई बार खेल चुके हैं। तो ऐसा नहीं है सर भट्ट साहब की जी। मेरा आपका जो काम है सर बहुत ही सराहनीय है, लेकिन मेरा सवाल उस पानी को लेकर था कि वो पीते हुए आपको मतलब थोड़ा सा, हमें तो हरिद्वार में गंगा का पानी पीते हुए डर लगता है, ऋषिकेश और हरिद्वार में। आप अगर दिल्ली में यमुना का पानी पी रहे हैं तो आपको बताता हूँ। जी 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 सर, मैं आपको बताता हूँ कि जो बैराज से पहले पानी है वो साफ है, और वहीं पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए हुए हैं। पिछले कई सालों से ये ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं, जिसके अंदर पानी साफ होता है। जो बैराज के बाद में नाला मिलता है, जो कि हमारा नॉर्थ दिल्ली का आता है, जिसके अंदर मुखर्जी नगर जैसे बड़े बड़े जो हमारे एरिया है, वहां का नाला उसमें मिल जाता है, जिसकी वजह से वो पानी खराब हो जाता है। अब जब बात है पानी पीने की, तो सर जब मैं कैनोइंग करता था, तो कैनोइंग करते करते हम थक जाते थे। 1000 मीटर का स्प्रिंट, जिस दिन अगर 20 किलोमीटर हमें
पैडलिंग करनी होती थी। उस दिन क्या होता था, हमें 20 किलोमीटर बाहर नहीं आना, मतलब 2 घंटे हमें बोट में रहना है, तो प्यास लगेगी। ये नॉर्मल है कि हम कैनोइंग कर रहे हैं, करते करते हमें प्यास लगेगी, तो हम उसी समय क्या होता था कि कोच ने बाहर से सीटी मार देनी है, हमने पानी लिया छोटा हल्का सा और पी के आगे चल दिए, क्योंकि पूरा गला सूख जाता था और पूरा मुंह सूख जाता था। इस वजह से हम उस पानी को पी लेते थे और आपके सामने हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। चलिए, अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। फरीदा शोक जी कश्मीर से सभी आयोजकों को, बहुगुणा जी को, हेमंत सर को, जोशी जी को सैल्यूट कर रही हैं। फरीदा मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बिल्कुल नॉन स्टॉप इस शो को देखती हैं कश्मीर से और हमारा उत्साह बढ़ाती हैं। गिरीश चंद जी शेखावत साहब का स्वागत कर रहे हैं अल्मोड़ा से, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी हल्द्वानी से स्वागत कर रहे हैं, और साथ में हमारे जुड़े हुए हैं महेंद्र प्रताप जोशी जी, वो भी अभिवादन कर रहे हैं, और नागेंद्र शर्मा जी जो हमारे शो के गेस्ट भी रहे हैं और बहुत सारे खेलों से जुड़े हुए हैं, कोच हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो विश्वविद्यालय में खेल विभाग के, और अभी अभी कोरोना को मात दे के लौटे हैं। तो हम नागेंद्र सर का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर आप आते हैं और हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। अभी नागेंद्र सर आपके लिए भी कुछ सवाल छोड़ेंगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि वो खेलों में बड़ी गहरी रुचि रखते हैं। अच्छा, नहीं, बहुत बहुत स्वागत है सर का। और जी, और अशोक कुमार प्रधान जी कह रहे हैं जय जगन्नाथ उड़ीसा से आपको। जय जगन्नाथ प्रधान साहब, हम आपका सवाल जो है शेखावत सर से पूछते हैं कि सर आपका मतलब खेलों की तरफ और खासकर वाटर स्पोर्ट्स की तरफ रुझान कैसे हुआ? आप तो जयपुर में, राजस्थान में शेखावटी में हुए हैं, जहाँ पानी की वैसे ही बहुत कमी रहती है, तो फिर भी आप पानी की तरफ, खेलों की तरफ कैसे आकर्षित हुए? सर, ये मेरी किस्मत ही रही कि मैं आज फिजिकल टीचर हूँ। और मैं आपको बताऊं कि मैं जब छोटा था तो मैं खेल के लिए बहुत उत्साहित था, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं 7th 8th में आया तो मेरी आइस वीक थी, मेरे को पता नहीं था, मतलब मेरे को दूर का नहीं दिखता था, जिसे निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। तो जब टीचर ने बताया कि मंजीत को दिखता नहीं है बोर्ड पे, तो पता लगा चश्मा लगेगा। अच्छा, उस समय किसी को घर में चश्मा लगा नहीं था, तो मेरे को चश्मा लग गया। मैं बहुत शैतान था, खेलना मेरे को जरूर। अब मैं खेलने जाता था, वो चश्मा हर 2-3 दिन में टूट जाता था। घर पे आता था, घर वाले पिटाई कर देते थे। अब ऐसा हुआ कि मैं धीरे धीरे खेल से कटता चला गया। जैसे मैं खेल से कटता चला गया, मेरे को अब अगर मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरे को बॉल से डर लगने लगा कि मेरे चश्मे पे ना लग जाए या गिर ना जाऊं जिससे चश्मा टूट जाएगा, क्योंकि मेरे को अपनी चोट का नहीं, मेरे को चश्मे का डर था। तो बेसिकली उस चश्मे ने क्या करा, मेरे को 5-6 साल ऐसा हुआ कि मैं गेम से बहुत दूर हो गया। लेकिन मेरा स्कूल में मैं गया और मैं फिजिकल टीचर से, मैं आपके माध्यम से भी बोलना चाहूंगा कि प्लीज जो भी बच्चे स्कूल के अंदर खेलना चाहते हैं, जितने भी फिजिकल टीचर हमसे जुड़े हुए हैं और नॉर्मल टीचर्स भी, आप उन बच्चों को अप्रिशिएट करिए, उन्हें बताइए, उन्हें जो उसका खेलने का मन है उसे खेलने दीजिए। अगर वो अच्छा करता है तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे फिजिकल टीचर ने मेरे को गेम नहीं दिया। उन्होंने मेरे को ये बोला कि आप 9th में आ गए हैं, आपको गेम नहीं मिलेगी। हालांकि हमारा बहुत मन था, हम यहाँ से रनिंग करते थे 4-4, 5-5 किलोमीटर, हमने बहुत कोशिश करी, हमें गेम नहीं मिली। सर, मेरी 12th हो गई और उसके बाद में ग्रेजुएशन में आया सप्तती कॉलेज में, तो मैंने वहां गेम के लिए बोला, तो वहां भी सर ने बोला कि आपने अगर स्कूल लेवल पर खेला है तो आपको हम कॉलेज लेवल पर इंटर यूनिवर्सिटी या इंटर कॉलेज खिलवा सकते हैं। तो मैं तो खेला ही नहीं था, सर्टिफिकेट था नहीं। हाँ, गली मोहल्ले में कबड्डी कभी खेली थी, कैनोइंग करता था, लेकिन कैनोइंग में नेशनल नहीं खेला था और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कैनोइंग थी नहीं। तो मैंने सर वहां कोशिश करके एनसीसी ले ली थी। एनसीसी मैंने ले रखी थी नेवल विंग। तो मेरे को वहां से क्या हुआ कि फिर मेरा जो है खेल में रुचि बढ़ी। मैंने वहां से शूटिंग सीखी, मैं शूटिंग करता था। स्विमिंग मैंने वहां से सीखी, मैंने बहुत अच्छा स्विमर रहा हूं मैं। नौसेना बाग चाणक्यपुरी के अंदर मैंने स्विमिंग सीखी। उसके बाद मैंने नेशनल कैंप होता है इनका एनसीसी का, वो भी किया, जो कि हमारा होता है नौसैनिक कैंप, जिसके अंदर पूरे भारत से 20 बच्चे चुने जाते हैं। तो वो मैंने करा, मैंने आरडीसी करी। तो कुल मिला के जो मेरा टर्निंग पॉइंट था वो एनसीसी रही। अगर मेरे
मैं अगर आपके सामने बैठा हूं तो वो एनसीसी है जिसने मेरे अंदर इतना प्रोत्साहन दिया खड़ा होने का, बात करने का, खेलने का। क्योंकि वो जो डेफिशिएंसी मेरे को एक चश्मे ने दी थी, वो धीरे धीरे उस कॉलेज में आके उस एनसीसी ने खत्म करी। उसके बाद मैं गेम में, क्योंकि ये जो सोनिया विहार में जहां रहता हूँ, जन्म मेरा जयपुर में हुआ था, लेकिन सोनिया विहार में हम रहते थे और मेरे पिताजी बहुत पहले आ गए थे यहाँ पर, और उन्होंने हम यहाँ सेटल हो गए थे। तो मैं जब इधर देखता था गेम होती है, तो मैंने जो बीएसएफ में एक हेड है संजय बेनीवाल जी, उनसे बात करी। मैंने कहा सर मेरे को ये गेम करना है, ग्रेजुएशन 12th के अंदर उनको बोला था, तो तब हम सीखते थे। धीरे धीरे उन्होंने बोला कि चलो आ जाया करो। पहले उन्होंने हफ्ते में 2 दिन हमें बोर्ड डाला, तो उन्होंने फिर मेरे को कैनोइंग सिखाई। अब मैं आपको बताऊंगा, कैनोइंग एक ऐसी गेम है जिसके अंदर आप सर आवाज में कुछ दिक्कत है, मुझे लग रहा है। आप लोगों को सुनाई दे रही है आवाज? नैरो बोट होती है, बहुत पतली बोट होती है। कम आ रही है आवाज। देखी है आवाज कम आ रही। शेखावत साहब थोड़ा आवाज चेक कर लीजिए अपनी। शेखावत जी अपना जो डिवाइस है आपका, उसको चेक कर लीजिए, आवाज कम आ रही है आपकी। ओके सर, एक मिनट। हेलो जी जी सर बोलिएगा। आवाज आपकी काफी हल्की हल्की आ रही है सर, बहुत हल्की आ रही है। जोशी सर कुछ कह रहे हैं आप? आपका माइक म्यूट कर रखा सर आपने। मैं कहता फ्रेम ठीक हो गया है, आवाज को थोड़ा देखना है। हाँ आवाज कुछ हल्की है सर की। जी बोलिए सर, अब बोलिए तो एक बार। आप लोगों की आवाज तो आ रही है सबकी। हाँ बाकी सबकी आ रही है, शेखावत जी की आवाज में थोड़ा सा कुछ दिक्कत है। हाँ अब आ रही है, अब आ रही है सर, बोलिए। अभी आ रही है, अभी आ रही है। इस बीच हमारे साथ दीक्षा जोशी जी हैं। जी सुन रहे हैं सर? जी जी। और दीक्षा जोशी जी कह रहे हैं कि आवाज कम आ रही है, और दिनेश जोशी जी कह रहे हैं कि अच्छा ढूंढो तो कहीं भी मिल सकता है, कहाँ नहीं मिल सकता, दिल्ली में भी हमने सुधारी जा सकती है। जी सर अब अपनी बात जारी रखिए। सर पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गया ये। आ रही, अब आ रही सर, बोलिए आप, बोलिए। आ रही, दोबारा से म्यूट करके ऑन करिए। आ रही है आपकी आवाज, आ रही है, आप बोलिए। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है। जी 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 बोलिए सर। हाँ सर अब आ रही होगी? जी आ रही, बढ़िया आ रही है, एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ तो मैं सर यही बता रहा था आपको कि जयपुर में मेरा जन्म हुआ था, और हम यहाँ पर आके पढ़ाई से मेरा खेल में डेवलप, खेल की तरफ मेरा रुझान हुआ। मैंने कैनोइंग करी, क्योंकि एडवेंचरस गेम है, बैठते हैं गिर जाते हैं, और यमुना रिवर आपको पता ही है बहुत गहरी है। तो पहले तो मैंने सोचा कि ये गेम करूंगा कैसे इतनी बड़ी नदी के अंदर, क्योंकि आप जब आएंगे देखेंगे कि यमुना नदी बहुत चौड़ी है और इसकी गहराई का भी कुछ पता नहीं है। हालांकि मुझे स्विमिंग आती थी, तो मैंने कोशिश करके पहले स्विमिंग करी, स्विमिंग का टेस्ट क्लियर करा, उसके बाद उन्होंने मेरे को बोट दी। और बोट दी सर ने, जब मैंने बोट चलाई तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, तीसरे चौथे दिन मेरे से वो बोट पानी के अंदर डूब गई। मैं जान बचाकर बाहर आ गया, लेकिन वो बोट मैं नहीं निकाल पाया, और वो बोट पानी के अंदर डूब गई। पानी के अंदर डूबने के बाद हम नीचे गए, काफी ढूंढा, लेकिन बोट नहीं मिली, क्योंकि वहां पर तल नहीं मिल रहा था। वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, जो मैं कैनोइंग से जुड़ गया, जो मैं उस गेम को छोड़ नहीं पाया। और उसके बाद से मैंने गेम स्टार्ट करा, और अगले 2 सालों के अंदर अंदर मैंने नेशनल में मेडल लिए, स्टेट में मेडल लिए, यूनिवर्सिटी मैंने खेला, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मैंने मेडल लिया। और उसके बाद बतौर एज ए कोच मैंने दिल्ली को कई बार टीम को लेके गया, इनको बच्चों को मैंने करीबन मैंने अब तक 25 से 30 मेडल दिलवा चुका हूं।
और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये जो हमने क्लब बनाया हुआ है, गवर्नमेंट से कोई ग्रांट नहीं ली है, किसी प्रकार का किसी तरीके का पैसा नहीं लिया है, सब हम बच्चों ने मिलकर उस क्लब को बनाया है, फाउंड किया है और खुद से बोट्स के पैसे मिलाकर उन रिपेयर करके उनको तैयार करके चलाया है। और आज हम पूरे इंडिया के अंदर बेस्ट थर्ड के अंदर हम आते हैं। सर्विसेज अगर फर्स्ट पे आती है तो सेकंड थर्ड पर दिल्ली की टीम आती है। तो जी थैंक यू सर, इसके लिए बधाई के पात्र हैं सर। और हम आपको बहुत बहुत सब दर्शकों की ओर से बधाई देते हैं। योग्यता पंजी सबको प्रणाम कर रही हैं। सैयद मंजर अली हमारे उधम सिंह नगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से रजनीकांत शुक्ला जी, उत्तरकाशी से मोहन चौहान जी, रामाश्रय सिंह जी टेहरी से, सबका स्वागत है। तो आज बड़ा एक अच्छा इत्तेफाक है कि आप पानी में तैरने वाले लोग हैं और हमारे साथ बोगड़ा जी हैं जो हवा में उड़ा करते थे कभी एयरफोर्स में। तो एक शेर मुझे याद आ रहा है कि आज के इस काल में प्रासंगिक भी होता है वो शेर कि हम पार करें कैसे सूखे हुए दरिया को, हम पार करें कैसे सूखे हुए दरिया को, पानी के परिंदे हैं उड़ भी तो नहीं सकते। सही बात जी। तो मैं चाहूंगा कि बोगड़ा जी जो है आज बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बोगड़ा जी बहुत दिनों बाद आए हैं और बड़े शांत से हैं जी। शेखावत जी नमस्कार। वाटर स्पोर्ट्स से तो मेरा कोई बहुत ज्यादा रिश्ता कभी रहा नहीं, सिर्फ इतना कि ऋषिकेश में, गंगा ऋषिकेश में, इधर जो गंगा नदी है इसमें हम लोग बचपन से तैरा करते थे पहाड़ों में। और रिवर राफ्टिंग मैंने सन 94 में रिवर राफ्टिंग की, 94-95 में रिवर राफ्टिंग की थी लेह लद्दाख में, जास्कर और इंडस में, सिंधु नदी में और जास्कर में। उसके अलावा देहरादून में, ऋषिकेश में और भी कई जगह, तिस्ता में, कई जगह कच्चेबंगा में। आपने जो कहा कि सर्विसिंग, तो सर्विसेज की टीम में अगर आप पाएंगे तो देखेंगे जितने भी वाटर स्पोर्ट्स की सर्विसेज की टीम है उनमें से लगभग 80% या तो एयरफोर्स के मिलेंगे या नेवी के मिलेंगे। सेना के लोग थोड़ा सा कम मिलेंगे। आर्मी के लोग तो बॉक्सिंग में, फुटबॉल में, रेसलिंग में, हॉकी में, इन सब में सेना का दबदबा है। ये जो वाटर स्पोर्ट्स है, वाटर पोलो, वाटर स्पोर्ट्स की जो जितनी भी गेम है इसमें एयरफोर्स और नेवी वाले आपको ज्यादा मिलेंगे। कभी इधर आए हैं आप ऋषिकेश में? ऋषिकेश मैं सर आपको बताता हूँ जी जी जी। अपनी जो सर्विसेज की टीम है वो अपनी रुड़की में प्रैक्टिस कर रही है और उनको दिलीप बेनीवाल जी ही प्रैक्टिस करा रहे हैं सर। और नेवी की टीम अच्छी है, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन जो हमारी आर्मी ये जो रुड़की के अंदर हमारी वो है फौज, उसका नाम है इसकी पूरा है शायद बंगाल, वो है बंगाल रेजिमेंट है बीजी बंगाल बीजी जी। तो बीजी के जो हमारे प्लेयर हैं और उसके अंदर बॉयज के बच्चे हैं, जो अपने उत्तराखंड के बच्चे हैं, नैनीताल के, इधर के हल्द्वानी के, इधर अलग अलग क्षेत्र के, ऋषिकेश के, ये भी बच्चे बॉयज में ज्यादा करके आ जाते हैं और इन्होंने बॉयज में बहुत अच्छा करते हैं, जिसकी वजह से जो सर्विसेज की टीम बनती है तो आर्मी के प्लेयर ज्यादा आ गए हैं। क्योंकि रुड़की से जो भी यूनिट है अपना, रुड़की में उनका क्लब है और वहीं वो कैंप लगाते हैं और उनका फिर लेते हैं। लेकिन नेवी और एयरफोर्स के हैं, लेकिन आर्मी के इसलिए इनका ज्यादा है क्योंकि रुड़की के अंदर जो क्लब चल रहा है वो बहुत सालों से चल रहा है। और मैं आप सभी के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड नदियों का और छोटे छोटे तालाबों का, बड़े बड़े बहुत सुंदर जगह है और हमारे पास बहुत क्षेत्र है। हम वाटर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। कश्मीर से जो हमारी मैम है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि डल झील में अगर वो कभी जाएं, अगर वो गए भी होंगे, नेहरू पार्क के अंदर हमारा एक क्लब है जिसे बिल्किस मीर जी चलाती हैं। और आप मानेंगे नहीं कि जिस कश्मीर को कोई इतनी तवज्जो नहीं देते थे, आज उस कश्मीर के अंदर शाही का जो है गवर्नमेंट वो बन गया है और वहां पर बच्चों को इतना प्रमोट किया जा रहा है वाटर स्पोर्ट्स के अंदर कि इस बार का जो नेशनल कैंप जो लगा था वाटर स्पोर्ट्स का, जो कि ओलंपिक क्वालिफायर के लिए लगना था, वो कश्मीर में लगाया गया था। तो हम जहां जहां भी नदियां हैं, जहां भी पानी के स्रोत हैं, ये एडवेंचरस गेम तो है ही है। हम उस पानी को सुरक्षित रख सकते हैं, हम उसकी सफाई कर सकते हैं। आप मानेंगे नहीं, मैंने क्लिप सेंड करी थी सर को और आप देखना हमारे YouTube चैनल पर।
यमुना नदी की सफाई हम सभी बच्चे अवेयरनेस हर वीक में 2 वीक में बताते हैं सभी लोगों को। बोट में जाते जाते हम दिखाते हैं कि यहाँ पे इतना कूड़ा मत डालो। कई बार किसी को डांट भी देते हैं कि यहाँ पे गंद क्यों फैला रहे हो। और उस पूरी रिवर को, रमना रिवर को अगर हमने बिना किसी, कई बार नेता लोग आते हैं पन्नियां उठाते हैं, वो 2 पन्नी उठा के चले जाते हैं, लेकिन हमारा तो हर वीक का काम है। हमारी बोट के आगे कचरा आता है, हमें अच्छा नहीं लगता, तो बच्चे जाते हैं, सर हमें आज सफाई करनी है, मतलब मोस्ट वेलकम। वो उस दिन उनका सफाई का काम होता है। तो हम इसके माध्यम से, एडवेंचरस के माध्यम से हम अपनी नदियों को सेव कर सकते हैं, साफ रख सकते हैं, सुंदर कर सकते हैं। आप मानेंगे नहीं, हंगरी जो इस गेम का जन्मदाता कहा जाता है, वहां पर एक नदी के ऊपर कम से कम 15 से 20 क्लब्स हैं। अब उन क्लब्स को इन्होंने स्टेडियम बनाया हुआ है। हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, हम उन नदियों का यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी झीलें हैं, हम उन झीलों का यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। आज हम ओलंपिक के अंदर 1 से 2 मेडल के अंदर सिमट के रह गए हैं। लास्ट वाले ओलंपिक में हमारे पास 2 मेडल आए थे, कहाँ गए हम? कहां से कहां आ रहे हैं? आप अगर हमारा इतिहास देखेंगे तो अगर सबसे पुराना इतिहास है तो वो भारत का है। शारीरिक रूप से हम कमजोर होते जा रहे हैं। आज जो कोरोना को हम देख रहे हैं, अगर हम फिजिकल टीचर को स्कूल के अंदर वो अलाउ ही नहीं करेंगे कि आप बच्चों को कराइए, उनको सिखाइए। आप सभी टीचर्स हैं, आप सभी जानते हैं, प्रिंसिपल्स का एक ही काम होता है, डिसिप्लिन। और उनको कुछ नहीं मतलब है फिजिकल टीचर से, उसको क्या आता है क्या नहीं आता है। उसको बस ये करना है कि जाए, विशल बजाए, बच्चों को अंदर कर दे। हमने इतने बड़े बड़े ग्राउंड बनवा दिए, इतना इक्विपमेंट हर साल आता है, लेकिन किसी भी बच्चे को खेलने के लिए प्रिंसिपल अलाउ कर देते हैं तो क्लास टीचर अलाउ नहीं करते। क्लास टीचर अलाउ कर देते हैं तो जो सब्जेक्ट टीचर उस समय पढ़ा रहे होते हैं वो अलाउ नहीं करते। तो हमारे सामने ये चीजें बहुत ज्यादा आ रही हैं। और मैं चाहूंगा कि द टीचर शो के माध्यम से हम सभी टीचर्स आज ये प्रण करें कि हम अपने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, अपनी गली मोहल्ले के बच्चों को, क्योंकि हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम एक पीरियड उनको एक खेलने के लिए छोड़ें, उनको फिजिकल फिट रहने के लिए छोड़ें। आज जो आप देख रहे हैं, तीसरी लहर आने वाली है और इसमें ज्यादा करके बच्चों को अब इफेक्ट करना शुरू करेंगे। तो अगर हम इन बच्चों को मोबाइल में लगा देंगे, इनको घर में बैठ के टीवी दिखाएंगे, तो इनकी इम्यून अपने आप बेकार हो जाएगी, ये कुछ नहीं कर सकते। अगर हम यंग हैं, ये जवानों का देश बोला जाता है, और आज ये हालात आ रखे हैं भारत के कि अगर हम किसी बच्चे को पकड़ के, जवान 20-22 साल के लड़के को आप बोलोगे ना कि 1500 मीटर की दौड़ मार ले, तो वो मान नहीं सकता है। ये हालात आज भारत के आ रखे हैं। तो हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा। हम उस भारत के लोग हैं जहां पर अर्जुन, नकुल, सहदेव, हनुमान, भीम, राम, ऐसे महान महान योद्धा जो हमारे इतिहास से जुड़े हुए, हम जहां से अगर हम शुरुआत देखते हैं तो भारत की देन है, लेकिन आज हमें पता लग रहा है कि सबसे पीछे भारत है स्पोर्ट्स के अंदर। हर क्षेत्र में हम पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम शारीरिक रूप से ही मजबूत नहीं रहेंगे तो हमारी मानसिक स्थिति तो अपने आप कमजोर हो जाएगी। विवेकानंद जी ने आज से इतने साल पहले कहा था कि आज हमें मंदिर मस्जिद की जरूरत नहीं है, आज हमें खेल मैदान की जरूरत है। तो मैं आपके माध्यम से, द टीचर शो के माध्यम से सभी टीचर्स से कहना चाहूंगा कि अपने परिवार के, गली मोहल्ले के बच्चों को भी अवेयर करिए, उनको फिजिकल फिटनेस करवाइए, खुद भी करिए, और ज्यादा कुछ नहीं तो योगा जरूर करवाइए। क्योंकि अगर योगा भी नहीं करेंगे तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है, हमारा बॉडी पोस्चर है, सब बेकार होता चला जाएगा। इंटरनली सभी वीकनेस आती चली जाएंगी, वो सभी हम देख रहे हैं। पिछले 10-15 दिन से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं घर के अंदर हूं, 15 दिन से दिल्ली में इतना बुरा हाल है, मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूं। हालांकि मैं रोज 5 से 6 किलोमीटर रोज साइकिलिंग या रनिंग, ट्रैकिंग करता था, जिसकी वजह से अब मैं क्या कर रहा हूँ, रोज घर में 1-1, 2-2 घंटे सुबह शाम अपनी करता हूँ, फिजिकल एक्सरसाइज करता हूँ। अगर मैं वो ना करूँ तो मेरा शरीर पूरा दुखने लग जाता है। मंजी जी, क्योंकि आप तवज्जो
जी जी क्योंकि आप वाटर तवज्जो स्पोर्ट्स दें। के, हाँ जी आवाज आ रही सर? जी 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 सर आ रही। क्योंकि जी जी आप जल क्रीड़ाओं से रिलेटेड हैं और आपने एक मिशन के रूप में वाटर स्पोर्ट्स में अपने आप को आगे रखा है। तो बहुत सारे श्रोता दर्शक आज सुबह से फोन कर रहे थे कि थोड़ा जी वाटर स्पोर्ट्स के विषय में, कि वो कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं, और हमारे उत्तराखंड में या जहां आपने कहा भारत में जहां जहां झील उपलब्ध हैं। एक बात मुझे बहुत जी अच्छी लगी, आपने कहा कि अगर नदी का उद्गम जहां से होता है, जहां वो समुद्र में जाकर के मिलती है, तो इतना लंबा स्पान हमें मिलता है। विदेशों में खास करके हंगरी में आपने बताया कि जगह जगह पे स्टेडियम है, तो ऐसे भी यूटिलाइजेशन होता है और ऐसे भी नदी की स्वच्छता भी होगी और उपयोगिता भी बनेगी। तो हमारे दर्शकों को बताएं, जैसे कयाकिंग है, कैनोइंग है, और आपके बहुत किस्म के स्पोर्ट्स होते हैं वाटर के, थोड़ा जी 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 बहुत जी संक्षेप में बताने की कृपा करेंगे। ठीक ठीक है सर। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा सर कि जो ओलंपिक की, आधुनिक ओलंपिक की जो शुरुआत है, जो जी 1896 में जिन्होंने शुरुआत करी थी, पियरे बैरन दे कुबर्टिन, जो इनके जी। संस्थापक थे आधुनिक ओलंपिक के, वो खुद भी एक रोवर रहे हैं। अच्छा, तो वाह। उन्होंने ही, वो बहुत बड़े रोइंग थे, जो रोइंग चलाते थे, रोवर थे। तो जो रोइंग चलाते हैं उनको रोवर कहते हैं। तो जी रोइंग जो बोट होती है, उसके अंदर हमारे आप देखेंगे तो एशियाड के अंदर बहुत ज्यादा मेडल हैं। पिछले वाले एशियन गेम्स के अंदर भी हमारे चार मेडल आए थे, जिसके अंदर एक गोल्ड भी था। तो मैं आपको बता देता हूं कि रोइंग के अंदर हमारा इतना अच्छा प्रदर्शन है कि बजरंग लाल ठक्कर साहब, लास्ट वाले ओलंपिक के अंदर दत्तू गोखाले, ये ऐसे प्लेयर रहे हैं कि आर्मी के अंदर कार्य करते करते इन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि उन्होंने ओलंपिक में 8वां स्थान प्राप्त किया। तो जी अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। यही मैं बात बताता हूं आपको कि वाटर स्पोर्ट्स के बारे में शुरू से एक विस्तार से, थोड़ा सा संक्षेप में और विस्तार में बताना चाहूंगा कि वाटर स्पोर्ट्स की भी कैटेगरीज हैं। जो जी बोट्स हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं। अगर सबसे बड़ा इवेंट की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा इवेंट है रोइंग, जो अधिकतर लोग जानते भी हैं। रोइंग जो होती है वो बोट, उस बोट के अंदर लंबे ओर्स होते हैं। ओर्स का मतलब पैडल उनके बड़े होते हैं, और वो डबल साइडेड ब्लेड पैडल होते हैं, जिसको हम दोनों हाथों से चलाते हैं, पुल करते हैं। और वो सबसे बड़ी खासियत देखिए कि हमारा फेस उसके अपोजिट में होता है। हम देखते इधर हैं और बोट इधर चलती है। तो अरे रोइंग की वाह। एक खासियत है कि हमें उसकी जो बोट्स की जो वेव है, हम उस वेव से, देखिए आप कितनी टेक्निकल गेम है। और सबसे ज्यादा अगर टेक्निकल गेम है तो वो रोइंग है। उसके बाद उसके बाद कैनोइंग है। तो रोइंग एक ऐसी टेक्निकल गेम है जिसके अंदर हम दोनों तरफ को ओर्स लगाते हैं, उसमें बैठते हैं, और अगर हमने जो ओर्स जो हमने लगाए हैं, अगर हमने उनको एंगल के ऊपर, जो सटीक एंगल पे हमने उसको नहीं लगाया, तो वो जो प्लेयर्स है, जिस प्लेयर को वो चलानी है बोट, वो सही से नहीं चला पाएगा। उसका बहुत माइक्रो एंगल बनता है। तो ये हो गई रोइंग। उसके बाद आती है कैनोइंग। कैनोइंग बोट जो होती है वो नी पोजीशन पे बैठते हैं। नी पोजीशन के अंदर बैठ के हम बोट को पुल करते हैं। एक कहावत है कि पतवार, एक जो बोट है, जो नाव है, वो एक तरफ अगर हम चलाते हैं, चक्कू जिसे बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में पैडल बोलते हैं, कि एक तरफ के पैडल से पतवार सीधी नहीं चलती। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जो कैनोइंग है उसको हम एक ही तरफ से पुल करते हैं, और वो सीधी भी चलती है और तेज भी चलती है। तो ये जो थ्योरी एक किसी राइटर ने कही है, मेरे को पता नहीं है, कि एक तरफ के चप्पू से पतवार सीधी नहीं चलती है, एक तरफ के, वो दोनों तरफ मारना होता है। लेकिन हमने उसको भी अलग कर रखा है। ये भी एक टेक्निकल गेम है। हमने बोट को पुल करना है, पुश करना है, और तेज भी निकालना है। तो इसकी टाइमिंग्स है, 1 किलोमीटर की जो टाइमिंग आती है कैनोइंग की, वो 3.5 मिनट से 3:20 से 3.5 मिनट की आती है, जो बोट पैडलिंग की जो टाइमिंग है।
उसके बाद आती है ये कयाकिंग। हमारे बिल्कुल हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जैसे कैनोइंग में हम नी पोजीशन में जी बैठ जाते हैं और एक ही पतवार होती है हमारी, और उस पतवार में एक ही जी और ब्लेड होता है, तो क्या उस जी स्ट्रोक को मारने का कोई तरीका होता है? मैंने कहीं पढ़ा था, जी शायद आप की कमेंट्री जी में जी सुना है, जे जी 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 स्ट्रोक, तो जी वो क्या है? हाँ जी सर। बताइएगा दर्शकों को। जी। सर वो एक टेक्निकल पॉइंट है कि जब हम पानी के अंदर पैडल को डालते हैं, उसके जी। बाद हम जे स्टाइल के अंदर पैडल को बाहर निकालते हैं। जैसे हमने जे बनाया है वैसे ही हम पैडल को जे स्टाइल में बाहर निकालेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो बोट का डायरेक्शन अगर इधर को जा रहा है, राइट में जा रहा है, तो हमने लेफ्ट के अंदर उसको जे जे स्ट्रोक को निकालना है। इससे क्या होगा कि बोट सीधी चलेगी। अगर हमने जे स्ट्रोक नहीं बनाया तो बोट का क्या है, डायरेक्शन इधर उधर चला जाएगा, क्योंकि कैनोइंग के अंदर ना रडर होता है ना टिलर होता है। रडर बोलते हैं जो पीछे बोट के पीछे एक होता है डायरेक्शन देने के लिए, दिशा बदलने जिसको हम के पैर से, जी पैर से कंट्रोल करते हैं। जैसा कि रोइंग के अंदर भी होता है और कयाकिंग के अंदर भी होता है। लेकिन कैनोइंग एकदम प्लेन बोट होती है, एकदम सीधी बोट होती है, ऊपर से पूरी ओपन होती है। अगर वो गिर जाती है तो उसमें पानी भर जाता है बहुत आसानी से। और एक तरफ नी पोजीशन में बैठते हैं, जैसे हनुमान जी बैठते थे, सेम उसी पोजीशन में हनुमान पोजीशन मान लीजिए। हनुमान पोजीशन में बैठते हैं और आगे पुल करते हैं, बोट को चलाते हैं। वहीं पर बात आती है कयाकिंग की। तो कयाकिंग में हम नॉर्मल जैसे चेयर पे बैठे हैं ऐसे बैठ जाते हैं। आगे हमारा नी आधा बैंड होता है और आगे एक टी लगा होता है, जिससे बोट के पीछे एक रडर लगा हुआ है इतना बड़ा, जो इतना बड़ा एक रडर होता है 4 से 5 इंच का। उस रडर को हम कंट्रोल करते हैं। अगर बोट लेफ्ट में जा रही है तो हम राइट में उसको टर्न कर देंगे पैर से, तो जिससे क्या होगी, उसकी डायरेक्शन सीधी चलेगी। इसके अंदर क्या होता है, जो पैडल होता है डबल शाफ्ट होता है, उसमें दोनों तरफ ब्लेड होती है और हम एक बार राइट में मारते हैं एक बार लेफ्ट में मारते हैं, और वो बोट कैनोइंग से ज्यादा तेज चलती है। और आपको बताना चाहूंगा कि जो अच्छे प्लेयर हैं वो एक तरफ जो पैडल मारते हैं तो उसके अंदर 40 से 50 से 80 किलो का जो बेंच प्रेस का जो हम मारते हैं, पावर स्ट्रोक मारते हैं। तो बहुत ही पावरफुल गेम है कैनोइंग भी, कयाकिंग भी। उसके बाद बात आती है कैनो पोलो। कैनो पोलो एक स्विमिंग पूल के अंदर खेला जा सकता है, जैसे हम वाटर पोलो खेलते हैं। उसमें दोनों तरफ बॉल लगे होते हैं और नेट लगा होता है, उस नेट के ऊपर हमें बॉल डालनी होती है और कटआउट लगा होता है बोट्स के अंदर। आपने देखा होगा कि जो राफ्टिंग की बोट्स हैं उनके पीछे एक छोटी बोट चलती है, वही कैनो पोलो है। तो 7 प्लेयर एक तरफ, 5 प्लेयर एक तरफ, 5 प्लेयर होते हैं उसके अंदर और 2 एक्स्ट्रा में होते हैं। और हम उसको बहुत ही रोमांचित गेम होती है वो। उसके अंदर दोनों तरफ वो बोट पलटते भी हैं, फिर उनको बॉल भी फेंकनी होती है, बोट चलानी भी होती है। तो कैनो पोलो भी बहुत अच्छा गेम है, एशियन गेम्स के अंदर भी है। उसके बाद आता है सलालम। कैनो सलालम में इंडिया और वर्ल्ड के अंदर 6 मेडल हैं, 6 इवेंट हैं इसके। और सलालम ये व्हाइट वाटर जिसे बोलते हैं, तेज बहता हुआ पानी, बहते हुए पानी के अंदर हमें डंडे लगे होते हैं, उसके अंदर ऐसे गोल घुमानी होती है। अभी इंडिया के अंदर हमारा बहुत अच्छा क्लब चल रहा है, जिसको जो महेश्वरम के अंदर बनाया गया है, वो बिल्कुल नेचुरल है। उसमें पानी आ रहा है नर्मदा नदी का और उसके अंदर इसके कैंप्स लगाए जा रहे हैं। तो काफी रोमांचित गेम है। उसके बाद आता है ड्रैगन बोट। जो ड्रैगन बोट ये चला है, ये चाइना का गेम है। और इस गेम के अंदर, ड्रैगन के अंदर क्या होता है कि 10 सीटर भी होती है, 20 सीटर भी होती है। जैसा आपने देखा होगा स्नेक बोट, केरला के अंदर होती है स्नेक बोट, जिसमें 100 व्यक्ति बैठते हैं, प्लेयर्स बैठते हैं। वैसे ही उसका छोटा रूप है ड्रैगन बोट। 10 से 20 प्लेयर्स उसमें बैठते हैं और दोनों तरफ वो पैडलिंग करते हैं। आगे ड्रमर बैठा होता है, वो ड्रम बजाता है। पीछे एक टिलर होता है जो बोट को डायरेक्शन देता है, कैसे सीधी चलानी है, कब उठाना है। तो जो आगे ड्रमर बैठा होता है उसके ऊपर डिपेंड होती है कि बोट की पैडलिंग कब तेज करनी है, कब धीरे करनी है, कब कौन सी साइड से अगर हमें टर्न लेना है तो कौन सी साइड में ज्यादा पावर मारनी है। तो बहुत ही जैसे कहेंगे कि
चारों तरफ से आवाज आती है और बहुत अच्छी खेल लगता है वो, क्योंकि बहुत पावरफुल गेम भी है। उसके साथ में थोड़ा सा जिसे बोलेंगे कि ड्रम बजता है तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। और सभी जितने भी कोऑर्डिनेशन को देखने में बाहर से जब देखते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई ड्रैगन चल रहा है पानी के अंदर। तो उसके बाद हम देखेंगे राफ्टिंग, जो कि उत्तराखंड में काफी वर्षों से चल रहा है। और मैं तो कहूंगा कि राफ्टिंग की देन ही उत्तराखंड है, जो आप देख रहे हैं। और हमारे नैनीताल में तो इसका लास्ट 2018 में नेशनल भी हुआ था। और हेमंत सर, आपको बताना चाहूंगा कि उसमें भी दिल्ली टीम ने ही फर्स्ट मारा था। तो राफ्टिंग में भी हमने बहुत अच्छा किया। हालांकि हमारे पास राफ्ट नहीं है, लेकिन हमारे प्लेयर्स में इतनी काबिलियत है कि हम अच्छा कर लेते हैं। तो ये कुछ बेसिक खेल हैं जो ओलंपिक और एशियन गेम्स के अंदर हमारे हैं, और इसके अंदर हम बच्चों को बहुत अच्छा कर सकते हैं। खासकर उत्तराखंड के वो बच्चे जो उत्तराखंड में रह रहे हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ, उत्तराखंड में 4 से 5 क्लब हैं, रुड़की के अंदर 3 क्लब्स हैं। जो भी टीचर सुन रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ आपके माध्यम से कि रुड़की के अंदर 3 से 4 क्लब हैं। 3 वहाँ प्राइवेट हैं, एक सरकारी है वहां पर, शिवालिक क्लब है, खान क्लब है, और बीजी आर्मी का क्लब है। तो 4 क्लब वहां पे चल रहे हैं। इसके बाद हम टिहरी डैम के अंदर अभी अभी नया क्लब खुला है, जिसके अंदर अभी आईटीबीपी और इन्होंने वो करा है उसको, और उत्तराखंड स्टेट ने उसका सारा खर्चा अफोर्ड करने के लिए बोला है। तो वो भी एक क्लब खुल गया है। गूलर भोज के अंदर जो क्लब हम स्टार्ट करके आए थे, वहां के जो आसपास के बच्चे हैं वो अच्छा कर सकते हैं। और नैनीताल में भी हम राफ्टिंग के अंदर अच्छा कर सकते हैं अगर वहां पानी ज्यादा फ्लो में है तो। और ऐसे ही बहुत सारे क्लब हम पूरे इंडिया के अंदर, अगर हम दिल्ली की बताता हूँ तो दिल्ली के अंदर सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब है, और एक क्लब भलसवा झील है, एक जो पानी बारिश वारिश का इकट्ठा होता है, एक झील है 1000 मीटर की, तो वहां पर कराया जाता है। 2 क्लब्स दिल्ली के अंदर हैं। हरियाणा के अंदर 3 क्लब्स हैं, जो कि जिंद में है, एक सिरसा के अंदर है, एक करनाल के अंदर है। चंडीगढ़ में सुखना झील पे है, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी कराती है, और वहां पर रोइंग क्लब भी है सुखना लेक पर। अगर पंजाब के अंदर बात करते हैं तो कई ऐसी झील है, वहां पर नदियां हैं जहां पर बहुत सारे क्लब्स बन रहे हैं। केरला के अंदर एलपी के अंदर है, और इधर पंजाब, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में बड़ा तालाब और छोटा तालाब, ये 2 क्लब्स वहां पर चल रहे हैं। और इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट अगर क्लब चल रहे हैं तो वो मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, क्योंकि वहां पर साई भी है, और साई स्कीम के और अकेडमीज भी हैं, और 2-3 लोकल क्लब्स हैं। तो वहां पर 5 क्लब्स हमारे रन कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर हम देखेंगे, राजस्थान में उदयपुर के अंदर भी क्लब है, और एक कोटा के अंदर क्लब है जिसे बजरंग लाल ठक्कर सर चला रहे हैं, और वहां पर दिलीप चौहान सर चला रहे हैं उदयपुर के अंदर। तो ऐसे ही बिहार के अंदर है। हर स्टेट में 2 से 3 से 4 क्लब, 5 क्लब हर स्टेट के अंदर है, जहां भी नदियां हैं, जहां सोर्स हैं। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि अगर हमारे जी बताइए सर, पूछिए सर। जोशी सर आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं सर, वो बार बार अंगुली उठा के संकेत कर रहे हैं। जी जी सर, जोशी जी 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 जी, सॉरी सर। जी जी जिज्ञासाएं थी शेखावती जी। एक तो ये थी कि जब आप पानी के अंदर उतरते हैं सुबह सुबह, तो कुछ पूजा, कुछ रस्म निभाई जाती है, स्टार्ट किया जाता है या नहीं? प्रश्न ये था कि जब आप, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि चलते चलते आपका किसी समुद्री जीव से भिड़ंत हुई हो, जैसा मगरमच्छ है या व्हेल है, कुछ और है? बिकॉज यदि आप सर, आवाज थोड़ी सी साफ नहीं आ रही, लेकिन जहां तक मुझे समझ आ रहा है सर कह रहे हैं कि चलते चलते गिर जाते हैं। नहीं, चलते चलते कभी जानवरों से मुलाकात हुई? आवाज सर, अच्छा, जी, मैं बताता हूँ आपको सर, वो भी बताता हूँ। समुद्री जानवर से मुलाकात हुई?
और मेरा तीसरा प्रश्न है कि नाव जो हैं वो यदि ट्रेडिशनली हम देखें पारंपरिक तौर पर केरल में एलेप्पी रिवर में बोट रेस होती है, स्नेक बोट रेस होती है, जिसको देखने के लिए पूरे वर्ल्ड से लोग बाग आते हैं। उन नावों को बनाने में लकड़ी का स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। लकड़ी जो है वो भारी है, में या में आपको धीरे धीरे इसमें आपने मटेरियल में क्या चेंज देखा? आप तो प्लास्टिक की नाव बनने लग गई होगी जो बहुत हल्की हैं, उसको कैसे हवा से उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? मटेरियल में आपने क्या चेंज पाया जब से आपने अपने कैरियर की शुरुआत की है? क्या रिसर्च इस फील्ड में हो रही है नावों को? क्योंकि सर्फिंग जो हमारे देश में, आपने सर्फिंग की बात नहीं की है, सर्फिंग हमारे देश में पॉपुलर स्पोर्ट नहीं है। हालांकि समुद्र सी लाइन बहुत है, सी शोर्स बहुत है, लेकिन सर्फिंग मैंने ज्यादा देखी। थोड़ा सा उस विषय पे भी बताइए। और थोड़ा नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में, जहाँ आपने छोटा तालाब की बात की, तो भोपाल में है, और भोपाल में मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे क्लब चल रहे हैं। मुझे याद है कि जब आप गुवाहाटी से जाते हैं शिलोंग की तरफ, तो बहुत बड़ी झीलें आपको देखने को मिलती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में, क्योंकि वहाँ के लोगों का बिल्ट और वहाँ के लोगों की वहाँ के क्षेत्र की ज्योग्राफिकल लोकेशन, वो भी वाटर स्पोर्ट बहुत तरजीह देते हैं। तो उसके विषय में भी कुछ बताइएगा। बहुत सारे प्रश्न हो गए, जितने भी आप उत्तर दे सके। मैं सर एक एक करके आंसर देता हूँ आपके, और सभी प्रश्न का आंसर देता हूँ। शेखावत जी, इससे पहले कि आप जवाब दें, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि संभवतः आपके पीछे टेलीविजन चल रहा है या मोहल्ले में बच्चे खेल रहे हैं, कुछ आवाजें आ रही हैं, उस वजह से आप जोशी सर का सवाल शायद ठीक से सुन नहीं पाए। तो हम में से जिनके भी पीछे बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस है, उसको थोड़ा सा ठीक करने मेरा अनुरोध है आप सभी से हाथ जोड़ के, फिर आप जवाब दीजिएगा सर। जी सर। जी शेखावत जी। हेलो। हाँ जी, हाँ बोलिए सर। सर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एक जो बड़ी गेम है हमारी ओलंपिक के अंदर जो है, और हाल फिलहाल उसमें क्वालिफाई भी करा है एक लड़की ने, जिसे हम कहते हैं याचिंग। वो मैं स्किप कर गया था, मैं बता नहीं पाया, भूल गया था। तो याचिंग जो हमारी गेम है, ये भी काफी पुरानी है, और अगर देखा जाए तो सबसे पुरानी गेम वाटर स्पोर्ट्स में अगर है तो याचिंग है। क्योंकि पहले समुद्र के रास्ते से राजा महाराजा इधर उधर व्यापार करने जाते थे, तो वो क्या करते थे, एक तिरपाल लगाते थे, और तिरपाल की सहायता से विंड का यूज करते थे। पैडल भी लगते थे और विंड का भी यूज करते थे। तो वो जो याचिंग गेम है आज के उसके अंदर, दौर के अंदर ओलंपिक की बहुत बड़ी गेम मानी जाती है वो भी। और याचिंग के अंदर अभी हमारे एक इंडियन टीम से भी ले लिया है, क्वालिफाई भी कर लिया है। ये अक्सर कराई जाती है स्टिल वाटर के अंदर, तो जो पानी रुका हुआ होगा वहां पर होती है। क्योंकि इसमें अगर वेव चलेंगी तो ये जो गेम है, जो बोट्स जो चलेगी उसको वो बोट क्या करेगी, जो वेव्स होंगी उनको रोकेंगी, कैप्साइज हो जाएंगी, पलट जाएगी, काफी दिक्कतें हो जाती हैं। तो इस वजह से क्या करते हैं कि हम उसको स्टिल वाटर के अंदर कराते हैं। और जहां तक जानवर की बात है तो सर मछली और ये क्या बोलते हैं स्नेक्स वगैरह वो मिलते रहते हैं। तो एक बार मैं बोट चला रहा था, बोट से उतर रहा था, और एकदम मैंने जैसे पाँव रखा तो एकदम मेरे पैर के नीचे कुछ फड़फड़ाया। तो मैंने कहा ये क्या होगा, जैसे मेरा पैर हटा के देखा तो वहां पर सांप था। तो सर ऐसी चीजें तो होती रहती हैं। और एक बार बताऊंगा आपको, तो जमुना के अंदर तो ऐसी चीजें हैं कि जो लोग कई बार डेथ कर देते हैं, कूद जाते हैं, तो उनको कई बार हमने बचाया भी है, डूबने से भी बचाया है। मेरे प्लेयर्स ने, कई बार मेरी नजर पड़ गई तो हमने अपनी बोट्स को छोड़ा, उनको पकड़ा। और कई बार हमने देखा कि पीछे से लाश बहती हुई आ रही थी, तो पुलिस वाले हमको कहते थे कि भाई जरा उसको जो लाश आ रही है, जो डेड बॉडी आ रही है, उसको इधर कर दो या इधर कर दो। तो हमने ये काम भी बहुत किए सर कि कई बार क्या होता था कि बच्चे लोग नहा रहे होते थे, उन्हें पता नहीं होता था कि कितना गहरा है नहीं है,
क्या है, और एकदम से वो कूद जाते थे अंदर। और यमुना की एक खासियत है कि उसमें कहाँ गड्ढा है, कहाँ पर ज्यादा है, कहाँ कम है, किसी को नहीं पता। हालांकि अब तो पानी कम हो गया है, तो हमें पता लग रहा है कि क्योंकि हाल फिलहाल यमुना में पानी नहीं है, तो हमने पूरा यमुना देख लिया कि यहाँ गड्ढा है। लेकिन यमुना के अंदर घासें हैं, कीचड़ है, कहीं पर रेत है, तो उसमें व्यक्ति फंस जाता है, डूब जाता है। तो हमने उन बच्चों को कई बार बचाए हैं, कई लोगों को बचाया है, अवेयर किया है कि पानी के पास मत आओ, हम जा रहे हैं तो एकदम बोट के पास मत आइए, डूब जाओगे, क्योंकि हमें ये तो स्विमिंग आती है, आपको नहीं आती। दूसरी जो सर आप जो बताए हैं केरला की आपने बात करी, मैंने केरला का बताया था कि स्नेक बोट वहां पर चलती है। स्नेक बोट नेहरू ट्रॉफी एक वहां पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेहरू ट्रॉफी एक खेल होता है जिसके अंदर हम पूरे देश से बच्चों का सिलेक्शन होता है, और आज के दौर में वहां पर एज ए IPL की तरह प्लेयर्स को खरीदा जाता है। और मेरे दिल्ली से हमेशा 15 से 20 प्लेयर्स जाते हैं, और 2019 की नेहरू ट्रॉफी हमारे प्लेयर्स ने जिताई थी। और सर उसके अंदर जो नेवी के हमारे कोच हैं, उन्होंने एक टीम को ले रखा था, तो सर वो टीम हम हमेशा जितवाते हैं। अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि दिल्ली, उसके साथ में सर्विसेज के भी कुछ प्लेयर होते हैं, कुछ आर्मी के होते हैं, कुछ नेवी के होते हैं, तो एक टीम बनाई जाती है। जैसे हम IPL बना रहे, IPL की टीम है, वैसे ही वहां पर महिंद्रा वालों ने और अलग अलग उन्होंने जो बड़े बड़े कॉर्पोरेटर्स हैं, उन्होंने टीम खरीदी हुई है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सर बहुत बड़ा इवेंट होता है। एक बोट के अंदर 100 से 110 के आसपास व्यक्ति बैठे होते हैं, और उसमें बहुत भारी बोट होती है। उसी का छोटा रूप है सर ड्रैगन बोट, वो मैंने आपको बताया था कि वैसे ही, लेकिन वो पूरी लकड़ी की बनी होती है, और उसके जो पैडल होते हैं वो जो बने होते हैं, जिन्हें चप्पू बोलेंगे, वो बने होते हैं खजूर के पेड़ से और नारियल के पेड़ से। उसी नारियल के पेड़ से ही वो बोट बनी होती है। अब हम बात करते हैं कैनोइंग कयाकिंग की। जो कैनोइंग कयाकिंग का जो वेट है K1 और C1 का, जो सिंगल बंदा अगर चलाता है, सिंगल प्लेयर अगर चलाता है, तो उसका वजन जो होता है 14 से 18 किलो वजन है। और जो उसकी लेंथ है 12 से 15 उसकी 15 से 18 फीट की उसकी लंबाई होती है। तो ये जो इंडिया मेड है, इंडिया के अंदर क्या होता है कि प्लास्टिक से बनाई जाती है, और जो हम बाहर से लाते हैं वो होती है कार्बन मेड। जो कार्बन मेड क्या होता है, वो मजबूत भी होता है और हल्का भी होता है। और प्योर कार्बन मेड भी हम पैडल यूज करते हैं, जो कि हंगरी से मंगाते हैं। वो हंगरियन क्या बोलते हैं, कंपनी है और ब्राका, जहां से हम ये पैडल्स खरीदते हैं अधिकतर इंडिया वाले। तो उसके अंदर क्या होता है कि उनका जो वेट होता है वो 200 से 300 ग्राम का होता है। मतलब आपको पता नहीं लगेगा, इतना लाइट वेट होता है उस पैडल का। तो अगर हम रेट की बात करें तो जो इंडिया की बोट्स हैं वो 30 से 35 हजार में हमें पड़ती है, जो कि अभी हाल फिलहाल कार्गो इंटरप्राइज ने भी एक बोट्स बनानी शुरू करी है बाहर के अकॉर्डिंग। जो बाहर की बोट्स हैं प्लास्टेक्स वगैरह, उनके जो बड़े बड़े ओलंपियन हैं वो वही बोट्स का यूज करते हैं। लेकिन अब इंडिया के अंदर भी ट्रेंड आ गया है, लेकिन वो बोट्स महंगी है। जो बोट हमें 30-35 हजार की मिल रही है, वो बाहर से हमें 14 लाख पड़ती है, तो काफी एक्सपेंसिव हो जाता है। इसलिए जो छोटे क्लब्स हैं, जो प्राइवेट क्लब्स हैं, वो इंडिया मेड ही बोट्स को यूज करते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो गवर्नमेंट क्लब्स हैं, जैसे साई हो गया, अकेडमीज हो गई, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स के क्लब्स हैं, वो उन बोट्स को अफोर्ड करते हैं, वो खरीदते हैं, बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो बात हो गई सर बोट्स की। और आपने क्वेश्चन उसके बाद क्या पूछा था? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे। हाँ सर, नॉर्थ ईस्ट का, जी 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 मैं सर वहां का बताना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर जो अचीवमेंट वाटर स्पोर्ट्स में कयाकिंग कैनोइंग की है, वो नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर्स के ही बल पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम इंडियन नेवी में देखेंगे तो सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट अगर हुई है तो नॉर्थ ईस्ट के बच्चों की ही होती है। नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर्स ही यहाँ पर आके खेलते हैं, अलग अलग स्टेट से खेलते हैं। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि मणिपुर के अंदर क्लब्स खोल दिए गए हैं, और मणिपुर में साई ने अपना क्लब खोला है स्पोर्ट्स, और वहां पर
वहां पर उन्होंने प्लेयर्स को तैयार करना शुरू कर दिया है। तो नॉर्थ ईस्ट में भी अब शुरू कर दिए हैं, 2-3 प्राइवेट क्लब्स भी खुल गए हैं। और वहां के जो बच्चे हमारे इधर नॉर्थ में हरियाणा में ज्यादातर अधिकतर जो आए हैं प्लेयर्स वहां के, वो मध्य प्रदेश से खेलते हैं। तो वही प्लेयर्स इंडियन नेवी में, आर्मी में जाके सर्विसेज की तरफ से खेलते हैं और अच्छा करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है सर कि मणिपुर में बहुत अच्छा हो सकता है, और मणिपुर में ही नहीं, हम पूरे इंडिया में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और ये एक ऐसी जगह बन सकती है वाटर स्पोर्ट्स के उससे माध्यम से कि हम अपने एरिया को भी अच्छा कर सकते हैं, उसके जो पर्यावरण है उसको भी सुंदर कर सकते हैं, और सौंदर्यीकरण भी कर सकते हैं। और लोगों का जो आवागमन है, जो कि भाई आए और बैठे और उस गेम को भी देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली में कई बार सिसोदिया जी ने भी, उन्होंने भी शुरू करा था रिवर फ्रंट, और मैंने भी काफी कोशिश करी थी स्टेडियम बनाने के लिए। तो उसके अंदर हम यही कर रहे थे, जो लाइन है 15 से 200 मीटर की, 1500 मीटर की जो लाइन है हमारी यमुना की, उसमें हम स्टेडियम बनाएं, और दोनों तरफ सीटिंग अरेंजमेंट हो, बीच में बोट्स चले, लाइटिंग हो। तो अगर ऐसा हम सारे अधिकतर स्टेट, अभी हम यूपी की बात करें तो यूपी शहर में, और यहाँ पर क्लब्स को बनाने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने काफी पैसा दिया है, और वहां पर लोग इसके बारे में अवेयर भी हैं। तो सर वाटर स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा ही क्षमता, हमारे प्लेयर्स में क्षमताएं बहुत है, लेकिन अभी हमें चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से इस गेम को भी देखा जाए, क्योंकि ओलंपिक के अंदर इसके 16 मेडल्स हैं। जहां पर हम बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो और ऐसे गेम्स में हम इतना टाइम देते हैं, वहां एक ही मेडल पूरी टीम आगे लेके आएगी। यहाँ पर अगर हेमंत भाई, मुझे लगता है कि उनका नेटवर्क जो है डिस्कनेक्ट हो गया है। तो मैं, जब तक वो जुड़ते हैं, आपको एक सर, आपकी अनुमति हो जोशी सर आपकी, तो एक अपना अनुभव वाटर स्पोर्ट्स का सुनाना चाहता हूँ, जो बहुत ही मजेदार है। जी अच्छा, जुड़ गए हमारे साथ शेखावत जी, जुड़ गए। इसके बाद, उनके बाद मैं अपना संस्मरण सुनाऊंगा। जी शेखावत जी। हाँ जी सर, बोलिए। शायद नेट की प्रॉब्लम है, और बारिश का, आज बारिश भी काफी हुई है यहाँ पर, शायद इस वजह से नेटवर्क नहीं आ रहे प्रॉपर। जी जी, तो आपकी बात पूरी होगी सर, आगे बढ़े। मंजीत जी, हेलो। डॉक्टर सर भट्ट जी का आवाज भी एक नहीं आ रही अनुभव है है, तो हम उनका प्रॉपर। अनुभव सुनना चाहते हैं। जी भट्ट जी। आवाज नहीं सुन पा रहे हैं सर, शेखावत जी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, तो तब तक मैं अपना संस्मरण पूरा करता हूँ। हुआ क्या है मंदा कि 90 के दशक में जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो हम बचपन से क्रिएटिव पैदा हुए, और जैसे जैसे बड़े होते गए, तो हमारी रचनात्मकता बढ़ती गई, और वो ऐसे 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 बढ़ी कि कई बार पीछे पलट के देखता हूँ तो यकीन नहीं होता कि हमने ऐसा भी किया कभी। हुआ क्या है बंदा, हम स्नातक या स्नातकोत्तर के दौरान जब कॉलेज में थे, तो जी हमने सुना था कि साहब, ये जो वाटर स्पोर्ट्स हैं, इनमें जो है केरल घूमने का मौका मिलता है। वाह। अब लेकिन दिक्कत ये थी कि हल्द्वानी में वाटर स्पोर्ट्स कहाँ से हो। तो हमें बताया गया कि साहब, नैनीताल के लड़कों के तो मजे हैं, वो तो हर साल चले जाते हैं, क्योंकि कुमाऊं में नैनीताल के अलावा और कहीं वाटर स्पोर्ट्स होता नहीं है। तो आदरणीय नागेंद्र शर्मा सर अभी शो को देख रहे हैं लाइव, तो वो भी उस दौरान यूनिवर्सिटी में थे, एडहोक में थे उस दौरान शायद। तो साहब, हमने हल्द्वानी से प्लान किया कि इस बार हम भी ट्रायल देने जाएंगे नैनीताल में वाटर स्पोर्ट्स का, और हल्द्वानी के लड़के भी केरल घूम के आएंगे। तो आइडिया बेसिकली मेरा ही था। तो हमने अपने जो स्पोर्ट टीचर थे शर्मा जी, जो नहीं रहे हमारे बीच में, गुरु जी, तो हमने शर्मा जी से कहा, हमने कहा सर, हम जो है यूनिवर्सिटी का ट्रायल देने जाएंगे नैनीताल वाटर स्पोर्ट्स का। अरे बोले, तुम क्या जानते हो वाटर स्पोर्ट्स के बारे में, तुम कैसे जाओगे, बेइज्जती कराओगे वहाँ हमारी, तुम कभी नाव में बैठे हो, तैरना आता तुम्हें। हमने कहा सर, वो आपका विषय नहीं है, वो हमारा विषय है।
हम ट्रायल देंगे और सेलेक्ट होंगे तो केरल जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं जाएंगे। हमें आप जो है हमारी एलिजिबिलिटी बना दीजिए, क्योंकि एलिजिबिलिटी कॉलेज की ओर से बनती थी। तो अब उन्होंने हमसे पहला सवाल किया कि इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं। अब सर ये अच्छा। हमारे लिए बड़ी समस्या थी क्योंकि हमें पता ही नहीं था खिलाड़ी कितने होते हैं। तो अब चूंकि मैं कबड्डी का कैप्टन रहा था कॉलेज में, तो मैंने फिर वही रूमर लगाया। मैंने कहा साहब 12 खिलाड़ी होते हैं, 5 खेलते हैं और 7 खेलते हैं और 5 रिजर्व होते हैं। अब खो वो खो की तरह। हाँ, अब वो लेकिन मजे की बात यह है कि शर्मा जी को भी खुद नहीं पता था, हमारे जो पीटीआई थे उनको भी नहीं पता था कि कितने खिलाड़ी होते हैं। तो उन्होंने 12 खिलाड़ियों की टीम की एलिजिबिलिटी बना के हमको नैनीताल रवाना कर दिया। तो उन दिनों सर उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था, बीच बीच में कभी कॉलेज बंद हो जाते थे, कभी खुलते थे, राज्य आंदोलन बड़े चरम पर था। तो हम 12 लड़के नैनीताल चले गए इसका वो देने के लिए, ट्रायल देने के लिए। अब हमारी रणनीति ये थी कि भाई ऐसा आता जाता तो हमें कुछ था नहीं, तो हमें ये था कि हम जो है खेल में जो मुख्य इवेंट होगा, जो खेल होगा, उसमें तो नैनीताल के लड़के खेलेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा में हम जाएंगे घूमने केरल। एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं, तो इस बहाने हम केरल भी घूम के आएंगे और कुछ देख के सीख के भी आएंगे। तो नैनीताल गए, शर्मा जी से तो मुलाकात नहीं हुई, शाहजी से मुलाकात हुई। तब शाहजी थे गुरुजी स्वर्गीय, हमारे पीटीआई जो स्पोर्ट्स के क्रीड़ाध्यक्ष थे नैनीताल कौमुदी विश्वविद्यालय। तो शाहजी से हमने कहा साहब कि हम जो है वाटर स्पोर्ट्स का केरल टीम जाती है, हम उसका वो देना है, ट्रायल देना है। तो उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी आंखों से हमको देखा, बोले तुम कहाँ से आए? हमने कहा सर हल्द्वानी से आए। हमने कहा हल्द्वानी से आए? तो बोले हल्द्वानी में कहाँ होता है वाटर स्पोर्ट्स? हमने कहा सर होता है गोला में होता है। बोले गोला में तो पानी नहीं होता। तो हमने कहा सर वो गोला बैराज में करते हैं हम प्रैक्टिस, गोला बैराज में जो पानी इकट्ठा होता है उसमें प्रैक्टिस करते हैं। तो शाहजी समझ गए कि ये जो है लड़के मस्ती के मूड में है। तो कहने लगा अच्छा तुम चाहते क्या हो ये बताओ। हमने कहा सर हम ट्रायल देंगे। बोले ट्रायल तो अभी हमने ट्रायल तो करते ही नहीं हम, क्योंकि कुमाऊं यूनिवर्सिटी का मतलब नैनीताल की टीम होती है, न अल्मोड़ा होता है, न पिथौरागढ़ होता है, न हल्द्वानी होता है, न रुद्रपुर होता है, कहीं होता ही नहीं वाटर स्पोर्ट्स। तो हमने तो आज तक ट्रायल कभी किया ही नहीं। नैनीताल के बच्चे जो आते हैं उनको ले जाते हैं। हमने कहा सर इस बार तो करना पड़ेगा, हम तो हल्द्वानी से पूरी टीम लेके आए हुए हैं। अच्छा शाहजी फिट है कह रहे हैं, सॉरी शर्मा सर कह रहे हैं कि जेल शाहजी फिट है। मनराल सर गए, मनराल सर। अच्छा मनराल सर गया, मैं कंफ्यूजन हो गया। नागेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि मुझे याद है ये इवेंट, ये घटना। तो शाहजी रुक के, हाँ। तो हम लोग गए सर, हमने बहुत जिद की सर से। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है अभी आप लोग वापस जाओ, जब हम ट्रायल करेंगे तो आपको बुला लेंगे नैनीताल, दोबारा से बुलाएंगे। तो हम नैनीताल घूम फिर के अगले दिन वापस हल्द्वानी आ गए, और उसके बाद उत्तराखंड आंदोलन हो गया, और उसके बाद पता नहीं ट्रायल हुआ कि नहीं हुआ, टीम गई कि नहीं गई, हमें पता नहीं चला सर। तो ये एक हमारा जो इकलौता अनुभव था वाटर स्पोर्ट्स के बारे में, बड़ा जोरदार था, वो याद आता है कभी कभी। लेकिन डॉक्टर साहब हम मंजीत सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बार ट्रायल में हमारे डॉक्टर भट्ट जी को आप जरूर ले जाइए, जहां भी आप जाएंगे। ये सिफारिश हम कर रहे हैं। अब तो मंजीत सर ले जाएंगे आपको जहां जाना होगा। जी जी, मंजीत सर का बैग में अच्छे से उठा लूंगा सर। अच्छा भट्ट जी, मंजीत सर बहुत अच्छे कमेंटेटर भी हैं। मुझे वाटर स्पोर्ट्स के 4-5 इवेंट करने का मौका मिला। मैंने बहुत सारा पढ़ा भी, बहुत अध्ययन किया ताकि मैं वहाँ रनिंग कमेंट्री कर लूँ, मैं करता भी रहा। लेकिन इस बार मेरे दिमाग में आया कि कोई विशेषज्ञ को बीच बीच में हम डालेंगे, तो मंजीत सर ने बहुत अच्छी कमेंट्री वहां पर की। मतलब जो नज़ारे, जो प्रकृति के नज़ारे हैं, जो उत्तराखंड की खूबसूरती है, जो पानी की, वो मैं बोलता था, और बीच में जहाँ टेक्निकल पॉइंट आता था आगे का हाल मंजीत सर। जी मंजीत तो जी। मंजीत सर की टेक्निकल कमेंट्री सुनने का मौका मुझे मिला है सर। जी तो आज भी सुनते हैं मंजीत और सर सर से। मैं आपको बता दूं कि मैंने सर पहली बार ही करी थी, मैं उससे पहले कभी मैंने माइक नहीं पकड़ा था। जी मैंने दिल्ली में ये नेशनल कराया था 2019 के अंदर, और उसमें मेरे को टाइम नहीं मिला था क्योंकि ऑर्गेनाइज मैंने ही करा था। तो हाँ, हमारी टीम ने करा था, सॉरी, हम सभी ने मिलके। तो उस समय मेरे को टाइम ही नहीं था कि मैं माइक पकड़ूंगा। लेकिन हाँ सर कि कॉलेज टाइम से ही मेरी ये रही है, मैं बोल सकता हूँ, कोई वो नहीं है। तो क्योंकि नॉलेज है तो बताना भी जरूरी था, वहाँ की जो भी लोग आ रहे थे, अवेयरनेस पता, उनको पता लगे क्या गेम है। हाँ मेरी कोशिश थी कि जो
टेक्निकल नो हाउ है, वो आप जैसे खिलाड़ी ही उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैं तो वहाँ की जो जी मतलब जो जी प्रेजेंस सर। थी लोगों की, या जो खूबसूरती थी, या जो खिलाड़ियों में जो जितना कुछ जी खिलाड़ियों में दमखम था, उस पर मैं बोलता था। जी बाकी आपकी वजह से बहुत अच्छा हुआ। जी। जी जी भट्ट जी, जी डॉक्टर साहब। नहीं तो बहुत बाकी बहुत सर शानदार हेमंत सर आपकी जो एंकरिंग सर की जो एंकरिंग है पूरे इंडिया में विख्यात हो गई है। और आईकेसीए ने भी सुना, इंडियन कैकिंग कैनोइंग एसोसिएशन के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने बहुत तारीफ करी। और जितने भी टेक्निकल लोग गए थे सभी ने बोला कि ऐसी कमेंट्री हमने कभी नहीं सुनी, क्योंकि जो शालीनता अरे है सर की बोलने का, जो लहजा है, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ जी सर, बहुत ही अच्छा लगा। और आपको मैं बताता हूँ कि जो कंपटीशन हुआ था, वो सर कंपटीशन का जो लेवल है वो कुछ भी नहीं था। अगर आप नेशनल में आकर देखेंगे तो जो कंपटीशन का लेवल आपको वहां पता लगेगा, क्योंकि ये ओपन नेशनल था। तो यहाँ पर हमने छोटे बच्चे, नए बच्चे, ऐसे बच्चे खिलाड़ी ला रखे थे। लेकिन जब आप हमारे नेशनल इवेंट्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इंडिया में बहुत पावरफुल बच्चे भी हैं। जी और जी जी सर, सर। आपको पता लगेगा कि हेमंत सर, मतलब जी नागेंद्र शर्मा जी कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी भी कभी कभी मेरे जैसे ट्रायल देने वाले लोग पहुंच जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जी कह रहे हैं मैं उनको बोलता हूँ कि झील में तैर के दिखाओ, स्विमिंग के लिए बोलता हूँ तो भाग जाते हैं। भागवत सर ड्रैगन बोट जो लेकिन हमारा इवेंट आया है, इसके अंदर मास्टर्स हेमंत सर, जी सर। क्योंकि सर बोल रहे थे मेरे से, तो ड्रैगन जी बोट जी। जो इवेंट आया है इसके अंदर मास्टर्स के लिए आया है। 30+, 35+ जो भी हैं सभी के लिए अलग से इवेंट्स आए हैं। उनमें उनमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो 35+ जितने भी हमारे पुराने खिलाड़ी हैं जो करना चाहते हैं, तो ड्रैगन बोट में उन सभी का मोस्ट वेलकम है। और मैं हेमंत सर को बताऊंगा, उत्तराखंड से भी टीम आएगी, तो उत्तराखंड बिल्कुल। पुलिस के जो कोच हैं और उन सभी से मैं आप सबका जी 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 वो करवा दूंगा। और जो भी टीचर्स, जो भी लोग पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, जो भी खेलना चाहते हैं, तो वाटर स्पोर्ट्स से खेल सकते हैं और बहुत अच्छा अपने आप को फिट रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात एक मैं कहूंगा सर कि जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स हमें सिखाता है कि कैसे दृढ़ निश्चयी रहना है, कैसे हमें बलशाली रहना है, और कैसे हमें लोगों से बात करने का तरीका, एक जो बॉडी लैंग्वेज है वो स्पोर्ट्स पर्सन की अलग ही हो जाती है। तो एक चीज और है कि अगर हम एडवेंचरस स्पोर्ट्स करते हैं तो बच्चे का जो डर होता है वो निकल जाता है। तो उसके लिए जो छोटे मोटे जो वो होते हैं, वो उसके लिए कोई हर्डल्स होते हैं, वो उसके लिए कोई वो नहीं रखता, औचित्य नहीं रखता। तो अगर हम एडवेंचरस स्पोर्ट्स, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कैनोइंग कैकिंग करिए, कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स अगर हम बच्चे को करा देते हैं तो वो आगे चल के उसके लिए उसके व्यक्तित्व के निखार के लिए बहुत ही बड़ा हो जाता है, बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो क्यों, एज ए फिजिकल टीचर, एज ए सेक्रेटरी ऑफ कैनोइंग एसोसिएशन ऑफ दिल्ली, मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे हैं, जो भी यंगस्टर हैं, जो भी नए बच्चे, जवान बच्चे हम देख रहे हैं अपने गली मोहल्ले में, सभी को खेल के प्रति जागरूक करें, उन्हें बताएं, खुद भी योगा करें, उनको भी योगा सिखाएं। और भी बहुत सारी हम एरोबिक, एनारोबिक फिटनेस क्लासेस होती हैं, जुम्बा होती हैं, डांस होती है, कोई फिजिकल फिटनेस क्लास हम कर सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, सीख सकते हैं, और सभी को हम फिट रख सकते हैं। इस कोरोना काल के अंदर अगर हम फिट रहेंगे तो इम्यून सिस्टम फिट रहेगा, तो हमें इतनी जल्दी एक कोरोना इतनी जल्दी हमारे पास हमें अटैक नहीं करेगा, और हम इससे जल्दी ही बाहर निकल जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि नहीं जी, बट सर अगर और मंजीत भी जी क्वेश्चंस आपको हैं ये डॉक्टर जी। डीके सिंह जी भी याद कर रहे हैं आपको, महासचिव जो हमारे ओलंपिक एसोसिएशन उत्तराखंड है। डॉक्टर डीके सिंह फोन पे आपको जी जी नमस्कार कर जी रहे जी हैं जी सर। और ये जी बहुत जी सारे लोग हैं जो आपको नमस्कार कर रहे हैं, नमस्कार जी सर, बहुत कंटिन्यू बहुत करें। नमस्कार सर। जी 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 नमस्कार सर। नरेंद्र शर्मा जी जी। मंजीत सर, नागेंद्र शर्मा सर आपसे सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे जी हैं कि अपने स्कूल के बारे में भी बताएं कि क्या दिनचर्या होती है स्कूल में आपकी। जी सर, जो दिल्ली के अंदर स्कूल हैं वो मॉर्निंग और इवनिंग दो शिफ्ट के अंदर चलते हैं।
मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर गर्ल्स करती हैं और इवनिंग शिफ्ट के अंदर बॉयज करते हैं। तो क्योंकि मैं बॉयज शिफ्ट में हूँ तो मैं हमारा जो स्कूल है 12 बजे से चालू होता है और 12 बजे हम सभी टीचर्स जाते हैं अटेंडेंस के बाद। अभी तो कोरोना काल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले जो होता था कि 12:30 बजे से 1 बजे के बीच हम प्रेयर कराते थे। सभी बच्चों की गैदरिंग करने के बाद उनको उनकी क्लासेस में भेजने के बाद फिर जो स्पोर्ट्स के जो भी हमारे क्लासें होती थी सेक्शन वाइज, उनको हम हर स्कूल में 3 से 4 फिजिकल टीचर हैं, तो हम उन बच्चों को बुलाते थे उन सेक्शन को। किसी को फुटबॉल खिलाया, किसी को हॉकी, किसी को कबड्डी, ऐसे करके हम उनको गेम्स कराते हैं। स्कूल की जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट ने बिल्डिंग्स और बढ़ा दी हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने स्कूलों में जो बच्चों के बैठने के लिए डेस्क थे, पुराने डेस्क, उनको नया कर दिया, ब्लैक बोर्ड्स बिल्कुल अच्छे कर दिए। और भी काफी चीजें अगर हम देखेंगे तो काफी सुधार हुआ है। कई स्कूल्स के अंदर स्विमिंग पूल बन गए हैं और हॉकी के ग्राउंड बने हैं, नए नए तरीके के इक्विपमेंट्स आए हैं। हर स्कूल के अंदर ये चीजें देखी गई हैं कि स्पोर्ट्स को लेकर दिल्ली गवर्नमेंट भी काफी आगे आ रही है। लेकिन मेरा कहने का वही मतलब है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर हम उन बच्चों को ही ग्राउंड में नहीं भेजेंगे, अगर हमारे प्रिंसिपल या हमारे टीचर्स ही हमारा सहयोग नहीं करेंगे, उन बच्चों को रोक देंगे कि ये पढ़ाई कैसे करेंगे, अगर आप इनको खिलाएंगे तो ये पढ़ेगा नहीं, तो उससे क्या होता है कि वो बच्चा वहीं से रुकना शुरू हो जाता है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखें, उनकी पढ़ाई भी जरूरी है। सर ये बात आप पहले भी शो में हमने आपसे पहले भी सुनी थी। सर का सवाल ये है कि आपका जो रूटीन है सुबह स्कूल खुलने से लेकर छुट्टी तक का, उस रूटीन के बारे में वो जानना चाह रहे हैं कि स्कूल में आप क्या क्या करते हैं और खेलों को कहाँ पर कैसे एडजस्ट करते हैं उस सारे टाइम टेबल में। जी जी, तो मैं बता रहा हूँ सर कि जो हमारा फिजिकल का जो हमारा है कि हम गेम्स कराते हैं, तो हमें 1:30 बजे से क्लासें मिल जाती हैं। तो 45-40 मिनट की जो क्लास होती है उसके अंदर हम ग्राउंड के अंदर बच्चों को थोड़ा बहुत, अब क्योंकि हमारा इवनिंग शिफ्ट है तो धूप बहुत होती है, तो 1:30 से 2 के बीच में अगर हम चाहेंगे कि उन बच्चों को बैडमिंटन या टेबल टेनिस खिला दें, तो क्योंकि टेबल टेनिस और बैडमिंटन में 2 ही प्लेयर्स खेल सकते हैं, बाकी प्लेयर्स हट रहेंगे, तो इस वजह से हमें ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। कुछ को हम योगा क्लासेस में भेज देते हैं, उनको योगा करा देते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे हम बच्चों को हर टाइमिंग के अकॉर्डिंग, जैसे 4 बज जाते हैं, शाम के 4 जब बजते हैं, तो हम उसमें उनको फुटबॉल्स खिलाते हैं, फुटबॉल की प्रैक्टिस करा दी, कबड्डी के जो कोर्ट हैं कबड्डी उसमें करा देते हैं। तो बच्चों से पूछ लेते हैं कि बच्चों आज आपको क्या करने का मन है, तो उनको वो चीजें करा देते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे जोनल लेवल के गेम्स की डेट्स आती हैं और इंटर जोन की गेम्स की डेट्स आती हैं, तो उसके अंदर हम स्पेसिफिक गेम कराते हैं और उन्हीं बच्चों को हम लेते हैं जिन बच्चों का हम ट्रायल में इन्होंने बच्चों ने अच्छा किया है या लास्ट ईयर जिन बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो उन बच्चों का हम एक ओपन ट्रायल ले लेते हैं। फिर उन बच्चों को स्पेसिफिक अलग से 1-1.5 घंटे की रोज वो स्पोर्ट्स कराई जाती है, चाहे वो हॉकी के प्लेयर हो, चाहे कबड्डी के हों, चाहे वो फुटबॉल के प्लेयर्स हों, तो उन बच्चों को उसके अकॉर्डिंग हम गेम कराते हैं। और जो हमारा रूम है पीटी का रूम है जो फिजिकल एजुकेशन का, उसके अंदर हमने टेबल्स लगा रखी हैं। जो मेरे सीनियर टीचर हैं वो टेबल टेनिस में स्पेसिफिक हैं, तो वहां पर बच्चे आते हैं और वो जो बच्चे हैं 2-2, 3-3 बच्चे, हर उनके लिए ये नहीं कि स्पोर्ट्स के, वो किसी भी पीरियड में आके वहां पर 2-2 बच्चे सीखते रहते हैं। तो इस तरीके से हमारे स्कूल का लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद कोरोना आ गया था, तो जोनल लेवल तक हमने काफी मेडल्स भी लिए और जी, और डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे 3-4 प्लेयर्स पहुंचे और नेशनल में हमारे बच्चों ने मेडल लिया स्कूल लेवल पर, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। जी हेमंत, आप कोई और सवाल पूछना चाहें तो आपका स्वागत है सर। हम शो के अंतिम चरण में हैं, इसके बाद फिर हम जोशी सर के पास चलेंगे और उनसे आज के सवाल का जवाब लेना चाहेंगे। बस मैं शेखावत सर से इतना ही पूछना चाहता हूँ सर, जैसे उत्तराखंड स्पेसिफिक, क्योंकि मैं इस समय उत्तराखंड में हूँ, तो हमारे यहाँ इतनी नदियाँ हैं, हमारे यहाँ तालाब हैं, लेकिन ये जो है बहुत ही कीमती अफेयर है ना हमारा, जो ये बोट्स वगैरह लेने हैं, अगर कोई बिल्कुल नितांत ग्रामीण बच्चा
अभी गुलरबोज में तो आप देखिए बच्चे वहां खेलने लग गए हैं। आपका उधर भी मैंने जी जी देखा है, नानकमता में भी बच्चे खेल रहे हैं, और इधर अल्मोड़ा में लेक बन गई, एक थोड़ा झील बन गई है, बैजनाथ में झील बन गई है। तो इसके लिए मतलब किस तरह का कदम उठाया जाना चाहिए कि हमारे यहाँ के बच्चों को भी इसका लाभ हो? नैनीताल में तो होता है, मतलब आसपास के गांव में जो गांव जी के बच्चे, आपके मन में क्या कुछ है कि कैसे इनको भी कोई अवसर मिल सके? प्लीज। सर, सबसे बड़ी बात अगर मैं बताऊंगा कि अगर कोई स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स पर्सन है, अच्छा खिलाड़ी है, तो वो गांव का बच्चा है जो गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो गांव का बच्चा है वही मेहनत कर सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि शहर की जो जीवन व्यवस्था है, जो हमारे रहन सहन है, वो खेल के अकॉर्डिंग नहीं है। आप देखेंगे वो टीवी में लगे रहते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं। वो अगर बच्चा गांव का है तो बहुत अच्छा ग्रो करता है, वो फिजिकल फिट होता है। उसके बैकग्राउंड में अगर हम देखेंगे कि उसके मम्मी पापा ने इतना वर्क किया होता है, जो रिहेबिलिटेशन हम जानते भी हैं सभी की माँ बाप के गुण बच्चे में आते हैं, तो वो भी बच्चा मेहनती होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात आती है हम उसको कैसे कराएं। तो सर, सबसे बड़ा, अगर हमारे पास झील है, बिना झील या बिना पानी के तो गेम होगा नहीं। पहले तो हमें वो स्रोत देखना पड़ेगा। स्रोत देखने के बाद हमें क्या करना है कि बोट्स, अभी उत्तराखंड में, अब मैं आपको बताऊंगा कि 15 से 20 हजार में बोट्स एक कंपनी बना रही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर शुरुआत में 3-4 गांव के लोग मिलकर, जो भी गांव के मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, उनसे बात करके कि इधर ऐसे एक्टिविटी हम करा सकते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले चाहिए कि उधर जो एक टेक्निकल कोई भी एक पर्सन होना जरूरी है, जो इस गेम को करा सकता है, जो इस गेम के बारे में जानता हो। क्योंकि ये बोट्स जो हैं, ये वो बोट्स नहीं है कि जैसे हम फिशर जो चला रहे होते हैं, जो मच्छी वगैरह पकड़ने वाले या जो भी है, वो बोट्स से बिल्कुल अलग होती है। और इसके बारे में क्या है कि बच्चे को कैसे बैठना है, किस एंगल में उसे पैडल डालना है, कितनी पावर मारनी है। तो जैसे हम एबीसीडी बच्चे को शुरुआत में सिखाते हैं, वैसे ही बच्चे को हम पैडल पकड़ना और पैडल मारना सिखाते हैं। तो हमें एक कोच की जरूरत सबसे पहले पड़ेगी, जो कि बोट्स के बारे में बताएगा कि कौन सी बोट सही है, कौन सी नहीं है। क्योंकि अगर आपको मैं अगर आज कोई बोट दे दूंगा तो आप उसे बहुत खुश होकर ले जाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि इस इक्विपमेंट में क्या कमी है, क्या नहीं है। तो एक टेक्निकल पर्सन वहां होना जरूरी है, चाहे वो सीनियर प्लेयर हो, चाहे वो अच्छा खिलाड़ी रहा हो। दूसरी चीज, हम गांव के कुछ व्यक्ति उनको मिलकर हम बोट्स खरीद सकते हैं। तीसरी, अगर वो बोट्स महंगी लग रही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि कुछ चंदा दूसरों से मिला के वो ले लेंगे। फिर अगर अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो हम गवर्नमेंट को लिख कर दे सकते हैं कि हमारे पास स्किल है और हाँ, यहाँ पर क्लब्स बनना चाहिए। जो उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन है उनको लिख के दे सकते हैं, शर्मा जी से बात कर सकते हैं, और भी हमारे जो स्पोर्ट्स के जो वो बने हुए हैं उनमें बात कर सकते हैं कि यहाँ पे एक क्लब बनाया जाए। तो उसके बाद हम चीजों को शुरू कर सकते हैं। पैडल्स जो है कार्बन के, वैसे भी लकड़ी हल्की लाइट वुडन के भी बना सकते हैं, और उसके बाद हम कार्बन मेड को खरीद सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि हम दिन अगर हमारे पास 4 बोट हैं तो हम 9 से 10 प्लेयर्स को सिखा सकते हैं। दिन के अंदर 9 से 10 प्लेयर्स को हम रेडी कर सकते हैं। क्योंकि अगर बोट्स होंगी तभी हम बच्चों को करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पूरा टाइम देना पड़ेगा। ये जो इवेंट है, ये जो गेम है, टाइम बहुत मांगता है। इसके अंदर बॉडी बैलेंस भी बहुत जरूरी है पावर के साथ। तो हमें पावर तो चाहिए ही चाहिए, हमें बॉडी बैलेंस भी चाहिए। नैरो बोट है, वो सी आकार में होती है, आप जैसे ही बैठेंगे वो पलट जाती है। तो हमें बैलेंस भी रखना है और पावर भी डालनी है। तो इसका ध्यान रखते हुए हम सबसे पहले बच्चे को स्विमिंग सिखाते हैं। जब वो स्विमिंग में महारत हो जाता है, जी, तो स्विमिंग में महारत ले लेता है, वो अच्छा हो जाता है, तब उसके बाद हम उसको बोट प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं खुद बोट चला रहा था और मेरे कोच ने बोला कि तू डर के मत चला, चला जैसे चला रहा है। तो बोट के अंदर पानी भरने लगा, तो जब बोट में पानी भरा होने लगा, तू कुछ मत छोड़, तू चलाते रहे। मैंने बोट को ध्यान नहीं दिया, पानी भरते भरते वो इतना भर गया कि वो बोट ही पानी के अंदर चली गई। तो मैंने कोशिश भी करी वो पकड़ने की, लेकिन पकड़ में नहीं आई। तो कैप्साइज भी हो जाती है, पलट भी जाती हैं। गेम के दौरान
स्पोर्ट्स के दौरान काफी हादसे भी हो जाते हैं। हमारे रुड़की में ही एक प्लेयर की डेथ हो गई थी। तो इसमें बहुत ज्यादा रिस्क भी है, हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों का, प्लेयर्स को, जो भी प्लेयर्स पानी में गए हैं उनका, कि वो किस तरीके से चला रहे हैं, किसी बच्चे को कोई स्ट्रोक ना आ जाए। कई बार ये हो जाता है कि किसी बच्चे ने ज्यादा पावर मारी या कुछ ऐसा हुआ उसके साथ में कि उसको कोई स्ट्रोक आ गया और वो गिर गया पानी में और वो फिर तैर ही नहीं पाया। तो हमें सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। बहुत ज्यादा रिस्की गेम भी है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा गेम भी है। तो दोनों ही चीजें हैं, इसकी ध्यान तो हमें रखना ही पड़ेगा सर। वो हर स्पोर्ट्स में ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि पानी और हवा, बोलते हैं ना पानी और आग से कभी नहीं खेलना चाहिए। तो वही गेम, वही बात है कि पानी से खेल रहे होते हैं और कितना गहरा पानी है हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हमें स्विमिंग आनी जरूरी है, उसके बाद में ये सारी चीजें हो सकती है। जी जी भाई जी। शायद भट्ट जी का नेट अभी गया है, लेकिन सर हैं, जोशी सर अभी हमारे साथ हैं। तो अगर भट्ट जी का नेट जी नहीं जी आता, जी। फिर हम जोशी सर से प्रार्थना करेंगे कि आज के सवाल का वो जवाब देंगे। और जो लकी हैं, पता नहीं कितने लोगों ने उत्तर दिया है, और जो लकी विजेता हैं उनको माया ऑप्टिकल हल्द्वानी की ओर से चश्मा दिया जाता है उपहार स्वरूप। तो अगर भट्ट जी हमें मिलते हैं बहुत जल्दी में, वो वापस लौट के आते हैं तो ठीक है। अन्यथा अगर सर ने नोटिस लिया हो, जो सही उत्तर लेने वाले देने वाले लोगों के नाम अगर नोट किए गए हों, तो वो आप बता देंगे। अन्यथा उत्तर बता देंगे और फिर हम इसके रिजल्ट्स बाद में घोषित कर देंगे। जी सर की आवाज नहीं आ रही है शायद। जी शायद, जी आवाज नहीं आ रही आज नेट में। जी अब आ रही है? हाँ सर, आ अब रही है है, आ आवाज? रही है। जी जी मैं जी। अपने कमेंट्स में नहीं देख पाया। अच्छा, भटजी आ गए। किसी का क्या उत्तर आए हैं करके। जी, एक उत्तर आया सर, एक उत्तर आया रजनीकांत शुक्ला जी का। हम्म। ये रहा उनका उत्तर। उनका कहना है कि बिहार राज्य के मधुबनी जिले में 16वीं शताब्दी की पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग को हाईवे नंबर 52 के 100 से ज्यादा पेड़ों के तनों पर देवी देवताओं के चित्र बनाकर पर्यावरण को बचाने के लिए जन चेतना जगाई। ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक उत्तर है। रजनीकांत शुक्ल जी को बहुत बहुत वाह, बधाई। फुल पॉइंट्स। चलो जी, विजेता भी और दिल्ली इनका के कहना हैं। है कि शशिनाथ झा साहब थे जिन्होंने ये प्रयास किया था जी जी। 2012 में। और हाईवे 52 जो है वो वहां से गुजरता है, मधुबनी से। मधुबनी की कला को संरक्षण या उसके प्रचार प्रसार में श्रीमती इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा रोल था। 2012 तक आते आते बहुत धूमिल सा होने लगा, लेकिन आज पूरे विश्व में मधुबनी, हमारे बिहार के मधुबनी कला जो है वो पूरी सब जगह छाई हुई। और रजनीकांत शुक्ल जी का उत्तर बिल्कुल ठीक है। हाईवे नंबर 12, शशिनाथ झा जी और नेचुरल पिगमेंट्स और मधुबनी कला वाह और एपिक जी, से बहुत बहुत उन्होंने, जो हमारे एपिक्स हैं उनसे उनके दृश्यों को उन्होंने उभारा और पेड़ों पे लगाया। तो ट्री वो माध्यम था, पेड़ वो माध्यम थे हाईवे नंबर 52 में, जिसपे पर्यटक, बहुत रुचि पर्यटकों ने, और वो सीन देखते देखते विभाव विभोर हो जाते। तो रजनीकांत शुक्ल जी को पुनः बहुत बधाई। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्ला जी को बधाई और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार सवाल के लिए। और रजनीकांत शुक्ला जी एक बड़ा रोचक कमेंट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर खेलों के लिए बच्चों को कहीं ले जाने की बात करो तो प्रिंसिपल कहते रहते थे कि बच्चों को स्कूल की बाउंड्री के बाहर मत ले जाओ, नौकरी क्यों खतरे में डालते हो, अपनी भी और हमारी भी। सही सही, बिल्कुल ठीक। ये अनुभव मेरे साथ भी रहा सर, काफ़ी मेरे साथ भी काफ़ी इस तरह का अनुभव रहा। और जो भी खेलों से जुड़े हुए या इस तरह की गतिविधियों से जुड़े हुए शिक्षक हैं, सबके साथ ये अनुभव रहता है कि ज़्यादातर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस पसंद नहीं करते कि पढ़ाई के अलावा कुछ और चीज़ों पर फोकस किया जाए। ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों है बंदा? बिल्कुल। हमारे यहाँ
स्पोर्ट्स टीचर थे सर, अजय कुमार जी। तो जी जी। आज वो दिवंगत हो गए हैं इधर ही कोरोना काल में ही। हाँ उनको, हाँ, वो भी बहुत बीच बीच में कभी कहते थे, मैथ टीचर थे, इंग्लिश टीचर थे, कभी कभी कहते थे कि अपने पीरियड में छोड़ दिया करो। तो फिर लेकिन उन्होंने फिर एक नया रास्ता निकाला सर। वो बीच बीच में कभी छुट्टी के बाद भी रोक लेते थे, और हम लोगों से भी टीचर मतलब बच्चों के लिए चंदा लेना और वो करना, फिर इस तरह जैसे सर अपने प्रयासों से कराते हैं ना शेखावत जी। तो वो भी अक्सर कभी भी कोई भी नए प्रिंसिपल साहब आते थे तो पहली रिक्वेस्ट अजय कुमार जी की यही होती थी, सर बस सारे टीचर्स से कह दीजिएगा कि मैथ वाले टीचरों से, साइंस वालों से, कि जरूरत होगी तो अपने पीरियड में छुड़वा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की वार्ता बहुत सार्थक रही सर, और मैं आपका आभार ज्ञापित करता हूँ हेमंत सर की, आपके माध्यम से, आपके सौजन्य से हम शेखावत साहब से मिले। शेखावटी जो उनकी मूछें हैं वो भी बहुत शानदार जो है संदेश दे रही है हम सबको कि हमेशा खड़े रहो, तैयार रहो, तैनात रहो। और और हमने शेखावत जी को तब बुलाया जब भट्ट जी की मूछें कट चुकी थी, नहीं तो मैंने कहा दोनों मूछ वालों के बीच में सर हम लोग क्या करेंगे। कुछ ही एपिसोड पहले तक भट्ट जी की बहुत बड़ी मूछें थी। और सर दिनेश जोशी, डॉक्टर दिनेश जोशी ने भी आज बिल्कुल कंटिन्यू बहुत सारे सवाल किए भट्ट जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जी, उनको भी हम बहुत उन्होंने बहुत बहुत सारे धन्यवाद। सवाल किए, बहुत सारे सुझाव दिए, लेकिन वो नेटवर्क के कारण मैं उन सवालों को रख नहीं जी पाया। और लगातार चूंकि शेखावत जी अपनी बात रख रहे थे तो मैं समझ पा रहा था कि लास्ट में उन पर बातचीत करेंगे। खैर अभी जी शो का समय, हम अंतिम चरण में हैं, और आज के बातचीत के बाद, कोरोना काल के बाद, शेखावत सर ने जो बात कही उससे सर, उसके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि खेल हमें मजबूत तो बनाते ही हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि विनम्रता से अपनी हार को स्वीकार करना भी सिखाते हैं, हम्म, जो जो आज के दौर में बहुत दुर्लभ हो जा रहा है। अभी हमने देखा, दुर्लभ हो गया। खासकर अगर हम बंगाल के संदर्भ में बात करें, तो हम अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि हमें लगता है कि नहीं, हमें ही जीतना चाहिए। तो ये जो जो प्रवृत्ति है, ये खेल हमें सिखाते हैं कि अगर हम हार भी जाएं तो भी हम विनम्र बने रहें, क्योंकि अगला भी गेम आएगा, अगला भी मैच आएगा, तो उसमें हम जीत के विजेता बन सकते हैं अगर मेहनत करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका पुनः आभार ज्ञापित करता हूँ, और द टीचर शो के सभी दर्शकों का सबसे ज़्यादा आभार, दिनेश जोशी जी आभार ज्ञापित कर रहे हैं। शब्बीर शेख जी हमारे एक दर्शक हैं, कर्नाटक से हैं, शायद सर महाराष्ट्र से, कर्नाटक से शब्बीर शेख साहब ने महाराष्ट्र थोड़ा सा राज्य महाराष्ट्र उनका। जी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हैं। हाँ, शब्बीर शेख साहब महाराष्ट्र से हैं, तो हम इनके भी आभारी हैं। और अगले पिछले 175 एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल विविधा पर आप सबके लिए उपलब्ध है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपसे कि सरकारी शिक्षकों का यह सरकारी शो, द टीचर शो, आज 176 रन नॉट आउट पर है, और इसका पहला रन जो है हेमंदा ने बनाया था। जी सर, जोशी सर। हमारा अगला एपिसोड जो है वो शायद हम एक डॉक्टर साहब को आमंत्रित करेंगे जो हमें जी कोरोना और कैंसर दोनों के विषय में हमारी भ्रांतियों को दूर करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि वो आ सकें। दिल्ली के एक मशहूर जी डॉक्टर हैं, यदि उनको ले आए तो वो हम सबके लिए, हम सबकी भ्रांतियों को या मन में जो संदेह हैं उनको दूर करने में बहुत सहायक होंगे। तो अगला एपिसोड 176वां 177वां उनके नाम रहेगा। जी बिल्कुल सर। कोरोना काल में हम सबको ज़रूरत है इस तरह के विशेषज्ञ हमारे बीच में आए, तो जो कैंसर और कोरोना को लेकर के हमें जागरूक करें, हमें बताएं कि हम कैसे उनसे बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। मनोहर दयाल साहब कह रहे हैं सिक्किम से कि मज़ा आ गया, वो खुद भी बहुत अच्छे रो रहे हैं, मनोहर दयाल साहब। तो दयाल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आज के शो में बस इतना ही। अगले बृहस्पतिवार को मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ, एक नए सरकारी और असरकारी शिक्षक के साथ। तब तक के लिए हम सबको अनुमति दीजिए। नमस्कार। द टीचर्स शो। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स
शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो।